यूपीएससी सीएसई जैसे डायनामिक और रोचक परीक्षा की तैयारी में आपका स्वागत है। यह एक ऐसी परीक्षा है जहां पेपर का नेचर हर साल बदलता रहता है। इस परीक्षा में सफलता की यात्रा 3 महत्वपूर्ण चरणों से होकर गुजरती है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यूपीएससी परीक्षा के प्रत्येक चरण में करंट अफेयर्स की गहरी समझ होना बहुत आवश्यक है। करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी से फैक्चुअल, एनालिटिकल एवं ओपिनियन बेस्ड प्रश्नों को समझने एवं उनका जवाब देने में मदद मिलती है। जैसे जैसे अभ्यर्थी यूपीएससी के विशाल सिलेबस को विस्तार से तैयार करने लगते हैं, वैसे वैसे उनके समक्ष एक बाधा यह खड़ी हो जाती है कि करंट अफेयर्स की बदलती प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए। इसके चलते उन्हें सरकारी नीतियों में आए बदलाव, भूराजनीतिक घटनाक्रमों, पर्यावरण के क्षेत्र में हुए विकास जैसे परिवर्तनों के बारे में अपडेट रहना अनिवार्य हो जाता है। परीक्षा की बदलती प्रकृति, अपरिभाषित सिलेबस एवं बहुत अधिक मात्रा में समसामयिक कंटेंट की उपलब्धता के चलते यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए करंट अफेयर्स में महारत हासिल करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है। इन्हीं जटिलताओं को दूर करने हेतु हम प्रीलिम्स 2024 के लिए एक साल के करंट अफेयर्स को 60 घंटों में रिवाइज करने, उसका विस्तार से विश्लेषण करने एवं उस पर महारत हासिल करने के लिए PT 365 प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। PT 365 प्रोग्राम को काफी इनोवेटिव तरीके से डिजाइन किया गया है। यह योजनाबद्ध तरीके से प्रीलिम्स 2024 के लिए आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। PT 365 प्रोग्राम के तहत करंट अफेयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव कक्षाओं की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं: विजन IAS की अत्यधिक अनुभवी फैकल्टी द्वारा इंटरैक्टिव कक्षाएं, प्रीलिम्स परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए 1 वर्ष के करंट अफेयर्स का संपूर्ण कवरेज, जिसमें अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना मैगजीन, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, संसद टीवी आदि से प्रीलिम्स के लिए प्रासंगिक सभी टॉपिक को कवर किया गया है। PT 365 प्रोग्राम के साथ जुड़कर यूपीएससी के विशाल सिलेबस को टारगेटेड तरीके से तैयार कीजिए और प्रीलिम्स की कठिन राह में सफलता हासिल कीजिए। क्या आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए तैयार हैं? हमारी वेबसाइट पर अभी रजिस्टर करें या अन्य किसी भी जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें enquiry@visionis.in। हम इस परीक्षा में आपकी सफलता की यात्रा में पूरा साथ देंगे। हेलो फ्यूचर IAS ऑफिसर्स, गुड इवनिंग, जय हिंद। चलो बच्चों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, डिटेल एनालिसिस करेंगे कि भाई कैसे आपको सीसेट की तैयारी चालू करनी चाहिए। जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, जो इस साल पेपर दे रहे हैं, अगले साल देंगे, सभी के लिए पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे आज की क्लास में हम। आप में से कितने बच्चे हैं जो पहले दे चुके हैं एग्जाम? ठीक है। कितने ऐसे हैं जो GS की कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं लेकिन सीसेट नहीं हो पा रहा है बच्चे? चलो ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ ये एनालिसिस वगैरह करेंगे। कल एक अलग से सेशन रहेगा, उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज
हाँ जी बच्चों, सीसेट आपको आईएएस नहीं बना सकता, लेकिन आईएएस बनने से रोक सकता है। बात सही है कि गलत है? सही है ना? आप देख सकते हैं जीएस में स्कोर है 102.71 और सीसेट पेपर 2 में 60.83। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, हर साल निकलते हैं ऐसे बच्चे। इसकी वजह से आपने पिछले स्पेशली कोविड के बाद एक ट्रेंड देखा होगा कि मेंस में जीएस की कट ऑफ नीचे गिर रही है। ऑब्जर्व किया है ये? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका जीएस बहुत ही सॉलिड है, लेकिन वो मेंस तक पहुंच ही नहीं पाते, प्रीलिम्स में ही अटक जाते हैं। ठीक है ना? जब आगे बहुत स्ट्रांग बच्चा जिसका जीएस में बहुत अच्छा पकड़ है जीएस में, अगर वो बच्चा मेंस तक पहुंचेगा ही नहीं तो आगे फिर स्कोरिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। हाँ जी, कुछ चैलेंजेस सीसेट को लेके। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बच्चे? समय प्रबंधन। बच्चे पेपर के बाद में आके ये बोलते हैं, सर पेपर अगर मैं घर पे सोल्व करता हूं, अगर मेरे को टाइम दे दिया जाए इसी पेपर के लिए 4 घंटे का समय होता तो मैं इसमें कम से कम भी 125 नंबर लेके आ सकता था, लेकिन वहां पे पता नहीं क्या हो जाता है कि वहां पे सोल्व नहीं होते मेरे से। ठीक है ना? तो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे बच्चे? एक तो कई रीजन हो सकते हैं टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होने के, कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि आप कोई टेस्ट सीरीज जब लगा रहे हो या कोई क्वेश्चंस जब आप नॉर्मली सॉल्व कर रहे होते हो तो आप टाइम बाउंड नहीं करते। आपको लगता है कि घर पे बैठ के आप क्वेश्चन लगा रहे हो, आपसे सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, आप ये ऑब्जर्व नहीं करते कि आप 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस बना रहे हो। ठीक है ना? थोड़ा सा उसको मेजर करने की कोशिश किया करो कि पर आवर आप कितने क्वेश्चंस बना रहे हो किसी टॉपिक से। और यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट से भी बेटर मैं क्या बोलूंगा बच्चे, कि आपका क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। एग्जाम में हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कुछ बहुत ही सिंपल मिलेंगे, कुछ बहुत ही डिफिकल्ट भी मिलेंगे, तो आपका क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं कि जब तक मुझसे क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व नहीं होगा मैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखूंगा भी नहीं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। किसी भी जब भी आप सीसेट का पेपर दे तो अपने दिल में एक सेंटेंस गूंजना चाहिए आपके पीछे कि डू एनी 50, किन्हीं भी 50 क्वेश्चन को करना है। इसका मतलब 30 क्वेश्चन तो आपने छोड़ने ही है। ठीक है ना? ज्यादा डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन तो उसे तुरंत स्किप कर देना है। ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट बच्चे, अपने टाइम मैनेजमेंट सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि वहां पे फाइनल एग्जाम में जाओगे और आपका टाइम पेपर टाइम से फिनिश हो जाएगा। जो भी स्ट्रेटजीज आपको लगानी है वो एग्जाम से पहले अपनानी पड़ेंगी। तो वो स्ट्रेटजीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। कोई भी टेस्ट लगाओ, जो भी आपकी स्ट्रेटजी बनती है उस स्ट्रेटजी को कम से कम 3 से 4 टेस्ट के अंदर अप्लाई करके देखना। अब बच्चे पूछेंगे सर मैं पहले ये करूं, मैं पहले ये वाला एरिया करूं। ठीक है ना बच्चे, एक सिंगल टैबलेट हर बीमारी का इलाज नहीं कर सकती। हर बच्चे की स्ट्रेटजी अलग होती है, आप अपने आप में यूनिक हो, आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस अलग है, दूसरे बच्चे की अलग है। ठीक है ना? तो सेम स्ट्रेटजी सबके लिए काम नहीं करेगी, आपकी अपनी स्ट्रेटजी होगी। कोई भी स्ट्रेटजी जब तक आप 3-4 टेस्ट में नहीं लगा लेते तब तक आप उसका आंकलन नहीं कर सकते कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम करेगी कि नहीं करेगी। बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना है आपने। ये नहीं कि एक टेस्ट में एक स्ट्रेटजी लगाई उसमें अच्छा स्कोर आ गया तो यही मेरे लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है, उसे 2-3 टेस्ट में और लगा के देखो। ऐसा भी नहीं कि एक टेस्ट में आपने स्ट्रेटजी लगाई और आपका स्कोर कम हुआ तो आपको लगा कि ये स्ट्रेटजी मेरे लिए काम नहीं कर रही। हो सकता है वो दिन आपका अच्छा नहीं गया हो, तो 2-3 टेस्ट और लगाओ और उसी स्ट्रेटजी के साथ जाओ। ठीक है? अब ये भी एक बहुत तगड़े वाला रीजन है बच्चे, साल दर साल पेपर के लेवल में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है ना? और बहुत से इनफैक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी क्या कर रहे हैं, बच्चों को डरा रहे हैं कि भाई देखो पेपर जो है वो कैट लेवल का आ गया है। बच्चे मेरे को लगभग 14 साल हो चुके हैं कैट के लिए भी पढ़ाते हुए। ठीक है ना? पेपर कहीं पे भी कैट लेवल का नहीं है। ठीक है ना? कैट की यहां से शुरुआत होती है जहां पे हम डिफिकल्टी लेवल बोल रहे हैं ना।
अब कोई ये कह दे कि देखो ये कॉन्सेप्ट पे कैट में पूछा गया था प्रश्न, बच्चे परसेंटेज तो वही है, ठीक है ना, वहां पे क्या रहेगा, कैलकुलेशन और लॉजिक बहुत हाई लेवल का रहेगा, ठीक है ना, यहां पे मेन फोकस रहेगा आपके लॉजिक के ऊपर, ठीक है ना। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं कि भाई मेरा 2022 में पेपर क्वालिफाई हो गया था, सीसेट क्वालिफाई हो गया था, तो मेरे को जरूरत नहीं है सीसेट तैयारी करने की, सिर्फ जीएस पे फोकस करूंगा। ये गलती ना करें, पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। यूपीएससी ने क्लियर सा मैसेज दिया है बच्चों को एक, कि भाई हम 2 पेपर तैयार कर रहे हैं, बच्चों से 2 पेपर ले रहे हैं, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे भी कितने पेपर के लिए तैयारी करके जाएं, 2 पेपर के लिए। और पेपर बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन होता है, ठीक है ना, पेपर मुश्किल बहुत ज्यादा नहीं है, उसकी लैंग्वेज को क्लिष्ट कर दिया गया है, ताकि बच्चे को यही नहीं समझ में आता कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए। वही क्वेश्चन अगर आप एसएससी में पूछोगे तो उसकी लैंग्वेज सरल रहेगी, डेटा और कैलकुलेशन ज्यादा रहेंगे उसमें, बैंकिंग में थोड़े से कैलकुलेशन और बढ़ जाएंगे, यूपीएससी में मिनिमम कैलकुलेशन, ठीक है ना, और मैक्सिमम लॉजिक लगता है। जब तक आपकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, जब तक आपके कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होंगे, तब तक सीसेट पेपर को क्वालिफाई करने में परेशानी आएगी। तो सिर्फ ऐसे ना करें कि मैं रैंडम 50 क्वेश्चन लगा के चला गया एक टॉपिक के ऊपर, नहीं बच्चे, उनसे सिर्फ आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो रही है, कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना पड़ेगा आपको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 1 से लेके 100 तक की गिनती में अंक 2 का इस्तेमाल कितनी बार होता है, ठीक है ना, तो इसके अंदर मैथ नहीं है, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। अब की बार 2023 वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि जब आप 1 से लेके 100 तक की गिनती लिखते हो तो जितने भी अंक आते हैं सभी अंकों का योग क्या होगा। यहाँ पे बच्चे को समझ में नहीं आया, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 100 तक को जोड़ दिया, ठीक है ना, वहां पे बच्चे को क्वेश्चन, और एग्जामिनर को पता है कि बच्चा क्या गलती करेगा, जो गलती करेगा वही ऑप्शन ए मिल जाता है जनरली, और बच्चे को जैसे ये ऑप्शन मिलता है बच्चा बोलता है यस, ठीक है ना। हाँ, यूपीएससी वो कहते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगे, ठीक है ना, तो एक बार धीरे से स्लैप करती है और उसकी गूंज पूरे साल तक रहती है। लेकिन सबसे बुरी बात क्या है, बच्चा एक बार अगर मान लिया सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो 4-5 दिन तक उसके खून में उबाल रहता है, ठीक है ना। जो बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए, सोच के देखो, जैसे ही रिजल्ट आया होगा या जैसे ही आपने प्रीलिम्स एग्जाम दिया होगा, कैसी फीलिंग रही होगी आपकी, आपको लगता होगा बस अब की बार सीसेट बहुत जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर करना है मैंने, ठीक है ना। 4 से 5 दिन तक रहा होगा वो उबाल, उसके बाद फिर से ठंडा हो गया होगा, फिर ये सोचने लग गए कि हाँ इसी साल मुश्किल आया है, अगली बार आसान आएगा, ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग ये सोचेंगे कि जितना एग्जाम के पास हम पढ़ेंगे उतने हमें फॉर्मूलाज याद रहेंगे। बेटा फॉर्मूला का गेम ही नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट का गेम है, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट ओवर द नाइट डेवलप नहीं होंगे एकदम से, आपको बहुत ही फोकस्ड रहना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपने लेंस देखा होगा बच्चे, जब सूरज से किरणें आती हैं तो वो हमारे शरीर के ऊपर पड़ती हैं तो हमें थोड़ी बहुत गर्मी लगती है, ठीक है ना। लेकिन आपने देखा होगा जब एक लेंस के ऊपर ये किरणें गिरती हैं तो ये किरणों को क्या कर देता है, फोकस कर देता है, एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर देता है, चैनलाइज कर देता है। और ये किरणें सामने अगर आप पेपर वगैरह रख के देखोगे तो बचपन में किए होंगे ऐसे एक्सपेरिमेंट, वो पेपर को जला देती है, ठीक है ना। तो किस वजह से, अगर यही किरणें डिस्पर्स थी, ऐसे फैली हुई थी, तो इनके अंदर इतनी पावर नहीं थी। जैसे ही ये कॉन्सेंट्रेटेड हुई एक जगह पे, इनके अंदर इतनी एक्सट्रीम पावर आ गई, ठीक है ना। वही चीज हमारे साथ में है बच्चे। हम क्या करते हैं कि इस टॉपर ने क्या सब कौन सा पढ़ा था, किसी ने बोल दिया, किसी टॉपर ने बोल दिया कि मैंने तो सीसेट के लिए तैयारी ही नहीं करी थी, ठीक है ना, देखो उसने भी तैयारी नहीं करी। इसका मतलब ये थोड़ा ही ना भाई उसकी स्ट्रेंथ अलग है, उसका पहले से एकेडमिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग रहा होगा, ठीक है ना। किसी टॉपर ने कह दिया तो मैं तो सिर्फ PYQ लगा के गया था, ठीक है ना, आपने उसकी बात को सच मान लिया, ठीक है ना। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा वो झूठ बोल रहा होगा, लेकिन उसका एकेडमिक बैकग्राउंड इतना सॉलिड रहा होगा, ठीक है ना। आपको यू आर द बेस्ट पर्सन हु नोज यू, आप ही सिर्फ वो इंसान हो जो आपके बारे में सबसे अधिक जानता है, ठीक है ना। तो
आप अपनी अभी तक आप कुछ टेस्ट लगा चुके होंगे, तो आपको पता है कि आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रिपरेशन में स्ट्रेटजीज वगैरह अलग अलग प्लान करने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए अब अगला, टॉपिक वाइज वेटेज में अनिश्चितता। अब कुछ क्या करते हैं, यूट्यूब वगैरह फॉलो कर लेते हैं बच्चे, किसी ने भी कुछ भी बोल दिया कि हाँ देखो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करके चले जाओ, अलजेब्रा करके चले जाओ, ये करके चले जाओ, वो करके चले जाओ, और आप वही सोल्व करने चले जाते हो। नहीं बच्चे, आपको पता होना चाहिए किस पेपर से किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या ट्रेंड एनालिसिस है। ट्रेंड एनालिसिस एक हमें आइडिया देता है कि अगले साल क्या पूछा जाएगा, लेकिन उसकी गारंटी नहीं होती बच्चे, क्योंकि यूपीएससी में यू क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है ना। एंड डोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन एक थोड़ा सा वही मैंने बताया ना, हमारी जो एनर्जी है इधर उधर फैलने की बजाय कम से कम एक जगह पे चैनलाइज तो हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा एरिया ऐसा है जिस पे यूपीएससी ज्यादा फोकस कर रही है। किसी बच्चे को पता है कि इस साल बेसिक न्यूमेरेसी मैथ में कौन से एरियाज के ऊपर फोकस था? नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सिर्फ इन्हीं दो चैप्टर से आप ये मान के चलिएगा कि 90% से ज्यादा जो मैथ के क्वेश्चन थे वो इन्हीं दोनों चैप्टर से आ गए थे। और बच्चे क्या कर रहे हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, वो कैलकुलेशन ओरिएंटेड है ही नहीं एग्जाम, ठीक है ना। और बच्चों को क्या लगता है कि सर मेरे को तो 5-6 साल हो चुके हैं मैथ छोड़े हुए, ठीक है ना। यूपीएससी मैथ बोलता ही नहीं, यूपीएससी क्या बोलता है, बेसिक न्यूमेरेसी। मैथ के लिए वो अलग से मैथ ऑप्शनल देते हैं, वो वहां पे पूछते हैं मैथ्स, यहाँ पे वो पूछते हैं एप्टीट्यूड, ठीक है ना। चलिए बच्चे अगला कि जीएस के साथ हम कैसे तैयारी करें। सर जीएस तो एक ओशन है, एक सागर है, समुद्र है, ठीक है ना, इसका सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होता, तो हम सीसेट को टाइम नहीं दे पाते हैं। अब उसके लिए क्या करें, अभी कितना टाइम बचा हुआ आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए? कितने? 98 डेज। 98 डेज, चलो मोटा मोटी 90 दिन मैं पकड़ के चलता हूं बच्चे, ठीक है ना। सीसेट सिलेबस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक एवरेज बच्चे को 120 से 130 घंटे देने ही पड़ेंगे बच्चे। 120 से 130 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे वो आप कुछ बच्चे मतलब समझ रहे हो ना, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, वो 120 से 130 घंटे देने पड़ेंगे। जिन बच्चों ने पिछले साल नहीं दिए वो इस साल दे रहे हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट नहीं है कुछ भी कि एकदम से बस मैं रट के चला जाऊंगा, क्योंकि डेटा तो चेंज होना है और कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करनी है। 120 से 130 घंटे वो आपको डिसाइड करना है कि कैसे डिवाइस करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर आपको काम करना है। 120 घंटे 98 दिन आपके पास बचे हुए हैं। जो बच्चे इस साल दे रहे हैं, जो अगले साल दे रहे हैं, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। तो देख लो मोटा मोटी आप ये मान के चलिएगा, लास्ट का महीना जो होता है, मई का महीना आप लोगों के लिए, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि उस दौरान आप कुछ नया करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाला जो 2 महीने के करीब का समय है, इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा, क्योंकि लड़ाई में जाने से पहले आपके हौसले कैसे हैं वही डिसाइड करेगा कि आप विजेता बनेंगे कि हारेंगे, ठीक है ना। आखिरी का जो एग्जाम से पहले के आपके 20 से 25 दिन का समय है, उससे पहले ही डिसाइड हो जाता है कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, बिकॉज वो समय जितना आप पढ़ चुके हो उसको सिर्फ रिवाइज करने का समय होता है। उस दौरान आप कुछ नया करने जाएंगे ना, तो आपको अपनी प्रिपरेशन के ऊपर उल्टा डाउट होना शुरू हो जाएगा, बैकफायर करेंगे वो। ये जीएस के लिए भी ट्रू है बच्चे, आपके लिए, ठीक है ना। जितना भी हो सकता है आप अभी पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के लास्ट का जो मंथ रहेगा उसमें सिर्फ रिवीजन के ऊपर फोकस करेंगे। ये नहीं हो कि एक ही चीज को हमने 10 सोर्सेज से रेफर कर लिया है और एग्जाम में जाके भूल जाते हैं हम कि कौन सी चीज कहाँ से पढ़ी है, बट ऐसा कुछ सुना सा तो लग रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जीएस के साथ आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, आपको दिन में एक रूटीन बनाना चाहिए। जहां तक हो सकता है मैं ये रिकमेंड करूंगा बच्चे, एक हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जिस समय हम वैसे नॉर्मली पढ़ते हैं ना, वही उस दौरान हमारी प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक होती है।
कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रात को पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो बच्चे टेस्ट भी रात को लगाते हैं, तो उनको अगर रात में वही क्वेश्चन दो उस टाइम पे जिस टाइम पे वो पढ़ते हैं, तो उसका अच्छे से आंसर दे देते हैं। इनफैक्ट अभी 10 क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उस दौरान वो 12-13 क्वेश्चन कर देंगे। लेकिन दिन का समय सोने का टाइम होता है, और यूपीएससी का पेपर भी किस टाइम पे होता है, सीसेट का पेपर, ठीक है ना। बहुत से बच्चों को तो क्या होता है कि उस टाइम पे जगाने के लिए भी एक आदमी चाहिए, ठीक है ना। आप पेपर में 2 घंटे जगे रहो, वही अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है, ठीक है ना। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा बच्चे कि अभी जो समय बचा हुआ है आपके पास, जब भी आप सीसेट का कोई टेस्ट लगा रहे हैं, तो कोशिश करो वो जो टाइम है आपका एक्चुअल एग्जाम का टाइम होना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज मस्ट। तब फिर वो आपका एक रूटीन बन जाएगा। 3 से 4 दिन ऐसा हो सकता है कि आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाए, नहीं हो पाएगा, उस दौरान आपसे बैठा ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। प्लीज अपने आप को एक ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर लेके आइएगा कि जब आप मॉक लगा रहे हो, कोई भी टेस्ट लगा रहे हो, चाहे आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या घर पे बैठ के दे रहे हो, तो प्रॉपर एग्जाम वाली फील आनी चाहिए कि इस दौरान मैं ना तो कोई मोबाइल फोन वगैरह मैसेज वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर पानी रखा हुआ है मेरे पास में, मैं पानी पीऊंगा या पीऊंगी, ठीक है ना, और बाहर कहीं नहीं जाना है। और आपको ये मान के चलना है कि हाँ, आज मेरा जो स्कोर इस टेस्ट में आएगा यही मेरा स्कोर, उससे 5 से 6 नंबर कम ही मान के चलो बच्चे वहां पे, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वहां पे, ठीक है ना। और उसको एक्सेप्ट कर लेना। बच्चे क्या करते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन ट्राई किए, सोल्व नहीं हुए तो बीच में छोड़ दिया, आज दिन ठीक नहीं है, कल करूंगा मैं, या रात को पढ़ाई करूंगा, ठीक है ना। ऐसा अगर एक्चुअल एग्जाम में हुआ तो क्या करोगे, और ऐसा हो भी रहा है, ठीक है बच्चे। तो जीएस के साथ में कैसे तैयारी करें ये आपको बताया है। डेली अपने दिन में 1 वीक का आप अपना शेड्यूल बना लो एडवांस में बच्चे, 1 वीक का नहीं तो कल का तो आपको पता ही है, कल आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है। दिन का एक प्रॉपर टाइम अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, कम से कम 1.5 घंटा डेली आपको सीसेट को देना चाहिए, ठीक है बच्चे। चलिए, अब स्टडी मटेरियल बच्चे, जैसे हमारी टेस्ट, हाँ जी बच्चे, नहीं बच्चे, आप एक दिन में अभी जब 3 स्टेजेस हैं बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन की, आप कौन से स्टेज पे हो। आप बिगिनर लेवल पे हो तो मैं बोलूंगा कि आप एक टॉपिक को उठाइएगा, ठीक है ना। अब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1.5 घंटे में मैथ भी पढ़ लिया आपने, रीजनिंग भी पढ़ ली और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ ली, वो फिजिबल नहीं है। उसमें क्या होगा, वो कहते हैं ना कि जैसे लोहे का बार होता है बच्चे, उसे पीटते हैं जब, तो उसकी शेप चेंज होती है। हम क्या कर रहे हैं, अगर एक बार चोट यहाँ पे लगाएंगे, दूसरी चोट यहाँ पे लगाएंगे, तीसरी चोट यहाँ पे लगाएंगे, तो उसकी शेप में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। क्या करना होता है, एक ही जगह पे बार बार हिट करना होता है। तो आपको पहले अपने वीक एरियाज को चुनना है कि कौन से एरिया में आपकी वीकनेस है, आपको उसी के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस करते जाना है, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप दूसरे एरिया में जाएंगे। दूसरे एरिया में इसका मतलब ये नहीं कि मैथ से रीजनिंग में फ्लिप करना है, नहीं, इसके भी छोटे छोटे चैप्टर उठा लेने हैं बच्चे। आपने मान लिया कि परसेंटेज पढ़ रहे हो, तो आपने 2 दिन तक परसेंटेज ही करना है, कंटिन्यूएशन में रहेगा। फिर परसेंटेज के बाद में आपने कोई रीजनिंग का टॉपिक उठा लिया। तो अपने वीक को, आपके 3 एरियाज हैं बच्चे, एक होगा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, एक होगा आपका वीकेस्ट एरिया, एक होगा मॉडरेट एरिया। तो अभी वाला तो मैं ये बोलूंगा बच्चे कि स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया पे करो, और जो आपका वीकेस्ट एरिया है ना, वीकेस्ट एरिया को थोड़ा सा मॉडरेट बना लो, बिकॉज यूपीएससी का है ना कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि किस साल मैथ से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले, किस साल रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले। मुझे पता है आप में से भी कुछ 8-10 बच्चे अभी आएंगे इस सेशन के बाद कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ आरसी पढ़ के चला जाऊं, मेरा क्वालिफाई हो जाए सी सेट पेपर। मैं बोलूंगा नहीं बच्चे, ठीक है ना। आपका एक एरिया में काफी कॉन्फिडेंट होने चाहिए, दूसरा एरिया आपका अबव एवरेज होना चाहिए, अबव एवरेज होना चाहिए। तीसरा एरिया जो वीकेस्ट एरिया है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करो आप, ठीक है। तो अभ्यास के लिए अब स्टडी मटेरियल की बात कर रहे हैं बच्चे। स्टडी मटेरियल जो हमारी टेस्ट सीरीज है, और कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, खास करके जो
हमारे यहाँ पे सीसेट के बैचेज चलते हैं बच्चे, उनके अंदर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हमने स्टडी मटेरियल दे रखा है। अगर आप लोगों को कहीं पे मिलता है तो वो रेफर कर सकते हैं। PYQs तो हर जगह पे अवेलेबल हैं ही। जब आप PYQ अटेम्प्ट करते हो, सिर्फ उस क्वेश्चन के ऊपर फोकस नहीं करना है आपने किस चीज़ पे फोकस करना है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि उसके आजू बाजू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यूपीएससी जनरली क्या करता है, पिछले साल जो पूछे गए ना क्वेश्चन, उसके कॉन्सेप्ट को दोहराता है, क्वेश्चन को नहीं दोहराएगा, उस कॉन्सेप्ट को दोहराएगा। और कुछ एग्जाम्स, बेटा ट्रिपल सी की बात करते हैं हम यहाँ पे। ट्रिपल सी में एक होगा आपका CAPF, दूसरा है CDS और तीसरा है CSET। हमारे जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, ये तीनों एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करे जाते हैं। तो मैंने जब एनालाइज किया पेपर को, तो ये ऑब्जर्व किया कि बच्चे सीसेट में जो अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो पहले CDS या CAPF वगैरह में आ चुके हैं। कुछ में तो एग्जैक्ट डेटा को भी उन्होंने यूज किया है। कैट वाले के लिए कोई बोले तो साफ साफ ना है बच्चे, क्योंकि अगर आप कैट के लिए तैयारी में उसमें चले गए ना, तो समझ लो कि मतलब 5 ईयर प्लान बन जाएगा फिर, ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जहां से भी कोई भी एरिया आप चुने, उसमें से CAPF CDS वगैरह के अगर टॉपिक वाइज आपको कहीं पे मिल जाए ना, जैसे परसेंटेज करना है, इसके अंदर कुछ ऐसे हैं जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ऐसा जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जो भी वो नहीं करने हैं हमने। तो अभी मैं टॉपिक बताऊंगा, वो टॉपिक उठाने, उस टॉपिक में आपको चाहे वो CDS का क्वेश्चन मिले या CAPF का, क्योंकि वो एग्जाम भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है। और यूपीएससी के एग्जाम में कैलकुलेशन मिनिमम, कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है। हाँ जी, अब एक बार पेपर के बारे में देख लेते हैं बच्चे। सब लोगों को पता है कि ये क्वालिफाइंग नेचर में है। कितने मार्क्स चाहिए आपको? 33.33% मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। तो लगभग 67 मार्क्स आप मान के चलेगा। कुल हमारे 80 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। करेक्ट करने पे 2.5 नंबर मिलेंगे और रॉन्ग होने पे 1/3 का डिडक्शन होता है, 1/3 मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है ना। और 2 घंटे का समय होता है। अब बाकी कोई ऐसा शॉर्ट वो नहीं दे रखा यूपीएससी ने कि भाई बेसिक न्यूमरेसी से इतने आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग से, जैसे बोर्ड वगैरह में एक थोड़ा सा होता था ना ब्लूप्रिंट वगैरह, यहाँ पे वो ब्लूप्रिंट नहीं है। सभी क्वेश्चन जो हैं वो बहुविकल्पीय होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब हिंदी माध्यम के छात्रों को क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? अब देखो बच्चों, जो स्टूडेंट हैं हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम है। जो इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, उनको क्या लगता है, उन्हें लगता है कि हाँ वी आर गुड एट मैथ्स, ठीक है ना, हमारा एप्टीट्यूड तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। और यही सबसे बड़ा रीजन रहा है कि उनका सीसेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। इसे बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। इनके लिए मेजर प्रॉब्लम क्या रही है? ओवर कॉन्फिडेंस। और इस साल ऐसा देखा गया, बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे भी, बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस से जो पास आउट हैं, सुनने में आया कि कुछ IITian, लेकिन इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ बच्चे, वो भी सीसेट का पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाए, ठीक है ना। और भी रीजन हो सकते हैं बच्चे, हो सकता है उनका हेल्थ सही नहीं रहा हो, ठीक है ना। दूसरा, जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए अलग ही रीजन है। वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि सर मुझे तो आज तक नहीं आया, तो अब क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं बच्चे फोबिया, ठीक है ना। इतना ज्यादा भय बैठ गया है सीसेट के नाम का पिछले 2-3 साल से कि बच्चा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। देखते ही कहता है ये मैथ का है, मैथ का तो मैं देखते ही छोड़ देता हूं, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है बच्चे, ठीक है ना। आप सही स्टडी मटेरियल, सही गाइडेंस के साथ में अगर जाएंगे ना, तो डेफिनेटली आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। और आपको क्वालिफाई करने के लिए मैं गारंटी देता हूं 50 दिन के अंदर ये सीसेट पेपर क्वालिफाई किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आप डेली 2.5 से 3 घंटे दो, तो 2.5 से 3 घंटे। और बच्चे अभी आपको देने पड़ेंगे वो, नहीं तो आपकी इतनी सारी, देखो कितनी चीजें दाव पे लगी हुई हैं। आप अपने घर से दूर रह रहे हो, आपने डिसाइड किया है कि भाई हाँ इस दौरान आप
क्या क्या, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी अच्छी जगह पे जॉब भी लग गई होगी, वो जॉब छोड़ के या उनके पास में जॉब अपॉर्चुनिटी थी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है ना, पेरेंट्स यहाँ पे पैसा भेज रहे हैं, कितने सारे फैक्टर हैं बच्चे, आपको अटेम्प्ट देना पड़ेगा, आप अपनी सक्सेस को 1 साल और डिले नहीं कर सकते। अब जो छात्र किसी भी शैक्षणिक पृष्ठभूमि से हैं लेकिन इस पेपर में असहज हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड, बहुत से बच्चे ऐसे हैं चाहे वो इंजीनियरिंग के हैं चाहे वो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं, उन्हें लगता है कि भाई सीसेट मेरा हो ही नहीं रहा है। इसका रीज़न क्या है, वही बताया कि भाई आपको सिलेबस की नॉलेज नहीं है, ये नहीं पता है कि कौन सा पेपर कौन से एरिया के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा सिलेबस को हम देख लेते हैं। यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है बच्चे, कॉम्प्रीहेंशन, बोधगम्यता, और ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ये यूपीएससी सिलेबस अभी भी वही दे रहा है बच्चे, लेकिन ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है ये 2011 का जब नोटिफिकेशन आया था तब से एज इट इज चला जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। और एक डिसीजन मेकिंग भी होता था, ये रहा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब भी कुछ बुक्स के अंदर ये अभी भी आया हुआ है, इसीलिए बच्चे उस बुक की थिकनेस देख के डर जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस थे उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। पहले 6 क्वेश्चन आते थे डिसीजन मेकिंग के और उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, और नेगेटिव मार्किंग तो छोड़ो, उनमें 2 ऑप्शन को करेक्ट मान के चलती थी यूपीएससी। ऐसे देते थे कि यूपीएससी भी 2 आंसर कीज देती थी, मान लिया ए और बी देती थी, तो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी मान लिया ए उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, जिस बच्चे ने ए दिया उसको 2.5 नंबर मिले, जिसने बी दिया उसको 2 नंबर मिले, मतलब कुछ ना कुछ तो मिलता था, उसमें ज्यादा कुछ नहीं था। तो जब से पेपर क्वालिफाइंग हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन तो आने से रहे। ये लॉजिकल रीजनिंग, जिसको आप बेसिक लॉजिकल रीजनिंग हो गया आपका, और जनरल मेंटल एबिलिटी, एक ही बात है बच्चे, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी। और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को किस में आ रही है, बेसिक न्यूमेरेसी में आ रही है, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि, ये 10वीं क्लास तक का, 10th स्टैंडर्ड तक का, ये अलग अलग एरियाज अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से होंगे बच्चे। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, और 2019 से एक और एरिया आया है बच्चे, डेटा सफिशिएंसी। पहले 2019 से पहले डेटा सफिशिएंसी पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो इसको आंकड़ों की पर्याप्तता, इसमें प्रश्न इस टाइप से आता है, कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, तो प्रश्न पूछेगा कि सिर्फ कथन 1 की मदद से इसका आंसर दिया जा सकता है, सिर्फ कथन 2 की मदद से इसका आंसर दिया जा सकता है। उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताना होता था आपको, बेसिकली सिर्फ ये बताना था कि क्या ये डेटा इस प्रश्न का आंसर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। 2019 से ये बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है बच्चे, कोविड के बाद से तो ये सोचो हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आ ही रहे हैं डेटा सफिशिएंसी से। लेकिन डेटा सफिशिएंसी कोई टॉपिक नहीं है बच्चे, डेटा सफिशिएंसी में जो क्वेश्चन आएंगे वो रीजनिंग से आ सकते हैं, वो मैथ से आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। हाँ जी बच्चे, ये 2011 से लेके 2023 तक का ट्रेंड एनालिसिस है। ब्रॉडली हमने 3 एरिया में ब्रेक किया है बच्चे, गणित, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो क्या पैटर्न है बच्चे इसमें, बताओ बच्चे क्या पैटर्न है। जी बच्चे, तो इसको देख के एक पैटर्न बनता है कि कोई भी पैटर्न नहीं है, ठीक है ना, देयर इज वन पैटर्न दैट देयर इज नो पैटर्न, वो हर साल किसी न किसी को ऊपर नीचे करते रहते हैं। पहले देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितना था, 32 था, 32 भी आए, 26 आए, 22 आए, और अब भी 2021 के बाद से थोड़ा सा 2020 से एक बार कंसिस्टेंसी थोड़ी सी चालू हो गई है कि 25, 27, 27, 27। अब ये ट्रेंड आगे जारी रहेगा या नहीं रहेगा हमें नहीं पता, ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं है बच्चे पैटर्न। तो आपको तीनों एरियाज में काम करने की जरूरत है, एक एरिया जिसमें आप स्ट्रांग होंगे और जो आपका वीकेस्ट एरिया ना उसको थोड़ा सा टाइम अभी दे लो आप, क्या पता कि जो आपका सबसे कमजोर एरिया है अगले साल उसी से ज्यादा प्रश्न पूछे जाए, ठीक है ना। कोई ऐसे तो कह नहीं सकता कि 1/3 पूछना चाहिए,
अभी तक ये पिछले 4 साल में डिफिकल्ट क्यों हुआ है? क्योंकि मैथ पे ज़्यादा फोकस आ गया है। सिर्फ एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आ गए हैं मैथ से, और दूसरा अनकन्वेंशनल एरियाज पूछ रहा है वो, ठीक है ना। अभी वो भी डिस्कस करेंगे हम, कौन कौन से एरियाज के ऊपर कितना फोकस रहा है। अब बेसिक न्यूमेरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन, इसका डिटेल में एनालिसिस देखेंगे। सिलेबस यही है बच्चे। अब कोई आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना सिखाए तो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमारा है संख्या पद्धति, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। पिछले अगर मैं 3-4 साल की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा एरिया है? नंबर सिस्टम। उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर रहेगा हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। बच्चे डेटा इंटरप्रिटेशन में बेसिकली क्या क्या चेक होता है आपका? डेटा इंटरप्रिटेशन में बेसिकली आपकी बेसिक कैलकुलेशन, कि भाई टोटल सेल कितनी थी, किस साल सबसे अधिक सेल हुई। फिर उसके बाद क्या चेक करता है? औसत या एवरेज। फिर क्या पूछता है इसके अंदर? अनुपात पूछता है और परसेंटेज। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर ये 4 एरिया चेक होते हैं। ये अलग अलग से भी चैप्टर है हमारे पास, एवरेज, रेशोज, परसेंटेज। और यहां पे सिर्फ क्या होगा, उनको लिखने का तरीका बदल जाएगा। या तो पाई चार्ट की फॉर्म में देगा, या टेबल की फॉर्म में देगा, या ग्राफ बना के दे देगा। क्वेश्चन वही होंगे, जो बेसिक वही होंगे जो यहां पे आपने परसेंटेज में पढ़े होंगे। यहां पे सिर्फ आपको ये भी एनालाइज करना कि कहां से कहां पे जाना है, किसको आपने रेफरेंस लेना है। डेटा को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, लेकिन ये एरिया आपका तभी स्ट्रांग होगा जब इनके ऊपर कमांड होगी, इन 4 एरियाज के ऊपर कमांड होगी। एवरेज अच्छा होना चाहिए आपका, रेशियोज अच्छा होना चाहिए, परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन तो होनी ही चाहिए। अगर ये 4 एरिया स्ट्रांग होंगे तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन भी सही हो जाएगा। तो बच्चे इतने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने नंबर सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एवरेज, रेशियोज और परसेंटेज, अगर ये चीजें कर ली तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक न्यूमेरेसी एरिया से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका 70% से अधिक आप आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन आएंगे इन एरिया से 90% के करीब, लेकिन मैं कह रहा हूं 70% के करीब, 70% से अधिक आप सही कर पाएंगे, ठीक है। तो इन एरियाज को आप अपने स्ट्रॉन्ग कर लेना है बच्चे। एक है सिंपल इक्वेशन, ये ज्यादातर बुक में दिया भी नहीं होता। सिंपल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे। इसमें क्या होता है, कोई भी चैप्टर आप देख लो, इक्वेशन बनाए बिना तो सोल्व होगा नहीं। तो अभी इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस दिया हुआ है। तो हम मान के चले 5 एरिया, 6 एरिया अगर हम देखें, नंबर सिस्टम, परमुटेशन, परसेंटेज, सिंपल इक्वेशन, एवरेज मिक्सचर, और छठा एरिया अगर आप देखो तो रेशोज, ठीक है ना। इनके ऊपर ज्यादा फोकस है। अगर आपको रेशोज, आपका रेशोज क्लियर होगा तो फिर एवरेज स्पीड, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी निकाल पाओगे आप। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, क्योंकि रेशियो जब आप करोगे तो उसके अंदर एक ऐसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बेसिकली उसी के ऊपर आधारित होता है। एक फॉर्मूला है, स्पीड बराबर है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है बच्चे। ओके, फिर इसके बाद एलसीएम एचसीएफ जो है वो नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। अब बच्चों को क्या लगता है कि सर मेरे को एपीजीपी नहीं आता, एपीजीपी से इतने क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए बच्चे, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो जब भी आप अपनी तैयारी चालू करें तो इस क्रम में करें कि सबसे पहले, क्योंकि आपको क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आपको लगता है, छोड़ के कुछ नहीं जाना बच्चे, अपनी प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं छोड़ के जाना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगता है तो तैयारी उससे चालू करो, ताकि जब आप रिवाइज करने लगोगे एक बार सिलेबस खत्म होने के, तो किसकी बारी आएगी, जो आपने जहां से आपने स्टार्ट किया था
तो जो एरिया सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं बोलूँगा अभी जब तैयारी करनी चालू करो तो इस एरिया से चालू करो आप, ठीक है ना। इस क्रम में अपनी प्रिपरेशन को जारी करना है। ओके बच्चे। फिर उसके बाद बच्चे रोना रोते रहते, सर प्रोबेबिलिटी नहीं आता, नहीं आता तो छोड़ दो, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी नहीं, अब प्रोबेबिलिटी तभी आएगा जब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है ना। इसमें मानता हूं बच्चे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी अगर आप देखोगे लगभग 10 वैरायटी के करीब क्वेश्चन बनेंगे। इनमें से 3 से 4 वैरायटी ऐसी होंगी, जैसे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वो पूछेगा ए से बी जाने के 4 रास्ते हैं और बी से सी जाने के 3 रास्ते हैं, तो ए से सी के कितने रास्ते होंगे, ठीक है ना। इसमें सीधा गुना करना है, कब गुना करना है, कब हमने जोड़ना है, इस टाइप के क्वेश्चन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, नंबर फॉर्मेशन के ऊपर जो क्वेश्चन आ गए, ये बहुत से परमुटेशन कॉम्बिनेशन से अगर 9 क्वेश्चन आते हैं बच्चे, आप या बिलीव करो बच्चे 9 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा भी बेसिक किया है, थोड़ा सा भी बेसिक किया है, वो बच्चा 9 में से 5 क्वेश्चन बना देगा। हाँ, लगभग 2 क्वेश्चन होंगे अच्छे लेवल के और 2 क्वेश्चन ये मान के चलेगा डिफिकल्ट होंगे। अब ज्यादातर लोग किन के बारे में बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होंगे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो होता ही नहीं। सारे किसने करने हैं, आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। कब तक ऐसे बोलते रहोगे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपके पास ना का तो ऑप्शन है ही नहीं। वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, आप जिस चीज के लिए एस्पायर कर रहे हो बच्चे, जो चीज आपको चाहिए वो चीज इतनी आसानी से मिलती तो उसकी वैल्यू नहीं होती ना, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, पसीना तो बहाना पड़ेगा, अपने लिमिट्स को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे लास्ट में आता है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, परमुटेशन, एज रिलेटेड। अब ये एनालिसिस सिर्फ 2019 के बाद का है, पिछले 5 सालों का एनालिसिस है बच्चे। तो 5 साल में नंबर सिस्टम से 62 क्वेश्चन, 5 साल में। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 28 क्वेश्चन, देखो 2022 में 9, 23 में 9। इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा नहीं है, पिछले 2-3 साल में तो फोकस मेनली इन 2 चैप्टर के ऊपर ही रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल इक्वेशन 11, एवरेज मिक्सचर के 10, और ये 20 कौन सा बेटा, डेटा सफिशिएंसी, जैसा कि मैंने बताया था ये स्टार्ट ही 2019 से हुआ बच्चे। डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा ही 2019 से गया है, 2019 से देखो बच्चे 5, 3, 6, 5, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, जो भी एरिया हो डेटा सफिशिएंसी के। आप, मैं तो बोलूंगा बच्चे वीक में 4-5 क्वेश्चन लगा लिया करो डेटा सफिशिएंसी के, ठीक है ना। और कहाँ से, मतलब अपने क्वेश्चन नहीं बनाने, ऑब्वियसली आप बनाओगे तो उतनी एक्सपर्टीज नहीं, तो हो सकता है कि गलत बनाओ, ठीक है ना। जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगा रहे हो तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, जो भी एरिया आपको कंफर्टेबल लगता है उसी से अटेम्प्ट कर लिया करो, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड स्लाइड है बच्चे। तो ये 2 स्लाइड थी, पहली ये जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, नंबर सिस्टम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज, सिंपल इक्वेशन और एवरेज। वैसे तो ये बोला जाएगा कि सब कुछ तैयार करके जाओ, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई लिमिटेड टाइम में सर क्या करना चाहिए मुझे, स्टार्टिंग इस क्रम में करनी चाहिए आपको, और हो सके तो नंबर सिस्टम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन 2 से 3 बार आपको करके जाना चाहिए, ठीक है। हाँ जी बच्चे, इसके बाद ये दूसरी स्लाइड है जिसमें कम इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो हैं। तो सबसे कम देखो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इस साल एक प्रश्न पूछा गया था। ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी, एज वाले, लाभ हानि, टाइम और वर्क, इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया था।
एवरेज स्पीड और एपीजीपी, इनसे कम से सिलेबस लगभग बराबर है। इसमें अगर देखो नंबर ऑफ टॉपिक्स इस स्लाइड में और इस स्लाइड में, लेकिन इसमें हार्डली 10% क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर से। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि इनको छोड़ के जाना है, क्योंकि अगर वो एरिया पे आपने कमांड बना ली तो ये एरिया आपके सोल्व हो ही जाएंगे। ठीक है बच्चे, तैयारी वहां से चालू करनी है आपको, नंबर सिस्टम से। अब लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, इसकी बात कर लेते हैं। अभी हमने बेसिक न्यूमेरेसी देखा। बेसिक न्यूमेरेसी में एक बार दोहराते बच्चे, कौन से 6 एरिया सबसे इंपॉर्टेंट हैं? नंबर सिस्टम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, फिर परसेंटेज, फिर रेशो, और एक और चैप्टर है आपका सिंपल इक्वेशन, सरल समीकरण, इक्वेशन बनाना। ठीक है ना, इक्वेशन कैसे बनेंगे बच्चे? 2 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य दे रखा है आपको, 4 कुर्सियां और 3 मेज का मूल्य दे रखा है, तो फिर ऐसे कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ पूछेगा, प्रत्येक का मूल्य पूछेगा या उनके कॉम्बिनेशन का पूछेगा। अब आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। इसका सिलेबस देखो बच्चे, रैंकिंग एंड कंपैरिजन, सबसे ज्यादा प्रश्न लगभग सिटिंग और कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट से, फिर उसके बाद रैंकिंग एंड कंपैरिजन से पूछे गए बच्चे। रैंकिंग और कंपैरिजन में क्या होता है कि एक पंक्ति है, एक पंक्ति में महेश लेफ्ट हैंड से 15वीं पोजीशन पे है, सुरेश उसके राइट में है। ठीक है ना, कुल व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, तो लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है, राइट से पोजीशन पूछेगा, इस टाइप के प्रश्न। या उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना होगा, उनकी हाइट का क्रम दे देगा, उनकी उम्र का क्रम दे देगा, या उनके स्थानों का क्रम दे देगा, उनको अरेंज करना है। फिर उसके बाद लेटर सीरीज, लेटर सीरीज से अभी तक कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा फोकस रहा है बच्चे कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग पे। फिर ब्लड रिलेशन है, फिर कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और ये नॉर्मल अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बेसिकली लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, नंबर सीरीज में बच्चे क्या चेक कर रहा है एग्जामिनर, कि क्या आप एक पैटर्न को देख के उसे डिकोड कर पा रहे हो कि नहीं, कुछ आगे प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, कि आगे क्या होगा। ठीक है ना, आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो, बोलते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हम पास्ट की चीजों को पढ़ते हैं, फिर जो करंट में जो चीजें हो रही हैं उनको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, फिर सोचते हैं कि पास्ट में जब ऐसा हुआ था तो उसके बाद ये इवेंट हुआ था। आप किसी एरिया में मान लिया पोस्टेड हो, आपको पता है कि भाई कहीं पे ऐसी सिचुएशन बनी, ऐसा वहां पे पास्ट में भी हो सकता था, तो उसके बाद कोई वहां पे वायलेंस वगैरह हुई थी या क्या हुआ था, तो आप आगे वाला स्टेप प्रेडिक्ट कर पाते हो और फिर उसको अवॉइड करने के लिए अपनी तरफ से कोई ना कोई एक्शन लेते हो। तो वही स्टेज होती है हमारी नंबर सीरीज की, अगला आपको स्टेप बताना है कि क्या हो सकता है आगे। ठीक है ना, तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है ऑब्जर्वेशन, दूसरी होती है कंफर्मेशन और तीसरी होती है एप्लीकेशन। ऑब्जर्वेशन, कुछ संख्याएं दे रखी होंगी, उनमें आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या पैटर्न बन रहा है। फिर सफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे, मान लिया पहले 4 पद आपने देखे, वहां पे पैटर्न ढूंढा, फिर आप कंफर्म करोगे कि क्या चौथे से 5वें में भी वही हो रहा है, 5वें से 6ठे में भी वही हो रहा है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन होगा कि आपने अपना लॉजिक जो लगाया था उसको कंफर्म कर लिया कि हाँ जो मैंने सोचा था वही पैटर्न यहाँ पे है, तो आप अप्लाई करोगे और अगला स्टेप आप खुद से फाइंड करोगे। ठीक है, फिर कैलेंडर, इस साल भी पूछा गया था, कैलेंडर, क्लॉक, घन और पासा के ऊपर काफी फोकस रहा है पिछले साल भी और इस साल भी, तो पता नहीं क्यों दिल कर रहा है कि इस साल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, हाँ बट हाँ कोई अगर ऐसे बोले कि मेरा दिल कर रहा है, तो बेटा दिल तो पागल है। ठीक है ना, तो दिल की नहीं, यहाँ पे दिमाग की सुननी है आपको। ठीक है ना, अब जैसे मैंने बोल दिया, सर ने वीडियो में बोल दिया कि देखो ये नहीं आता, भाई टीचर तो अगले साल बोल देगा कि हाँ देखो बच्चे मैंने कहा था। 10 वीडियो में हर एक में अलग चीजें बोल देते हैं। ठीक है ना, तो आपको दिल पे नहीं जाना है बच्चे, आपका 1 साल
बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, ठीक है ना, कुछ नहीं छोड़ के जाना, जितना हो सकता है मैक्सिमम जो आप कर सकते हो वो करके जाना है आपको, ठीक है। फिर डायरेक्शन सेंस और सिलोजिज्म, अब इनका अलग अलग से एनालिसिस देख लो। रैंकिंग और कंपैरिजन से 9 क्वेश्चन पिछले 5 साल में। क्यूब्स एंड डाइस, इस साल 2 क्वेश्चन आ गए थे, इससे पहले भी आए हुए हैं, ये बीच में थोड़ा सा अकाल पड़ गया था। यहाँ पे ब्लड रिलेशन थोड़ा सा कंसिस्टेंट है। अब ब्लड रिलेशन में अब की बार जो क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा अलग तरीके से आया था, ठीक है ना। ज्यादातर में कैसे पूछा जाता है कि ए और बी का क्या संबंध होगा, इस टाइप से। अब की बार पूछ लिया था कि ए का बी से क्या संबंध है, ये बताने के लिए कितने कथनों की आवश्यकता होगी। ऐसा ही कुछ आपको जीएस में भी देखने को मिला होगा। पहले एक एलिमिनेशन की टेक्निक अपनाते थे, तो जीएस में ऑप्शन होते थे सिर्फ दूसरा और तीसरा, सिर्फ पहला दूसरा पांचवा, ऐसे कुछ करके ऑप्शन मिलते थे। अब की बार क्या बोला, निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं, ठीक है ना। अब कितने हैं ये बताना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जिसमें भी डाउट होगा, पहले क्या होता था, जिस पे डाउट होता था वो देख लेते थे कि भाई अगर चार चीजें दे रखी है, 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो 4 में से एक तो जिस बच्चे ने ढंग से तैयारी करी होगी, एक स्टेटमेंट के बारे में तो पक्का कंफर्म होगा बच्चा कि हाँ ये तो पक्का ट्रू है ही है। एक के बारे में बच्चे को ये भी पता होता था ये डेफिनेटली गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते थे। लेकिन अब की बार क्या है, जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वही बाहर जाएगा, ठीक है ना। 2 कथन सत्य हैं, 3 कथन सत्य, यही नहीं बताएगी कौन से 2 सत्य हैं, ठीक है। चलिए फिर ये लेटर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक से अभी तक 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, इस साल नहीं आया था क्लॉक से क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, जैसे मैंने बताया बच्चे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है ये, अभी तक इससे लगभग 60 के करीब क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन 2019 से 2023 तक बहुत ही कम पूछे गए हैं इससे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट से जब भी पैसेज, जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आते हैं, एक पैसेज दिया जाता है, ठीक है ना, 4 से 5 टर्म दे देगा वो, जैसे कि ये बोल दिया कि 5 प्रोफेसर ABCDE, वो अलग अलग शहरों, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता, इस टाइप से दे देगा, उनसे बिलोंग करते हैं, और वो अलग अलग सब्जेक्ट दे देगा उनके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और भी कोई सब्जेक्ट दे देगा, और उनकी शादी किसी मतलब महिलाओं के नाम दे देगा, PQRST ऐसे दे देगा। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कंडीशंस देगा, तो पूरा का पूरा पैसेज हो जाएगा। फिर उसके आधार पे आपको 2 से 3 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, क्योंकि इतने सारे एट्रीब्यूट्स को आपको अरेंज करना होता है। आजकल कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक पैसेज है छोटा सा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी क्या एक पैसेज है, उसके ऊपर एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मल्टीपल क्वेश्चंस वाले पैसेजेस कम आ रहे हैं। नंबर सीरीज, कैलेंडर, कैलेंडर लगभग कंसिस्टेंटली आ रहा है। सिलोजिज्म, सिलोजिज्म भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एरिया है, इस साल पता नहीं क्यों नहीं आया। फिर एक डायरेक्शन सेंस, तो इनको बच्चे मैं बोलूँगा जब भी आप प्रिपरेशन करो तो 2 दिन लगातार मैथ पढ़ने के बाद थोड़ा सा, जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो एक रीजनिंग का एरिया आप जब भी आप तैयारी करना चालू करो, 2 दिन मैथ पढ़ के 1 दिन बीच में जरूर रीजनिंग ले लिया करो, तो उससे थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बता दिए हैं आपको कौन कौन से हैं लॉजिकल रीजनिंग में। अब इनके लिए टिप्स, मैथ और रीजनिंग के लिए। CSET में अब जैसा कि आपको स्टार्टिंग में भी बताया है, कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि 17 गुना 7, 17 गुना 24 ऐसे करके दिखाओ, जल्दी करके दिखाओ, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। LCM भी पूछा गया है बच्चे, तो कैसे पूछा गया है, 2, 3, 4, 5, 6 का LCM। ऑब्वियसली लैंग्वेज ऐसी नहीं रही है, लैंग्वेज का गेम रहा है। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि 2 महिलाओं के नाम दे रखे थे, ठीक है ना, ऐसे पूछा, पहली महिला, पहला व्यक्ति हर 2 दिन के गैप के बाद आता है, दूसरा व्यक्ति हर 3 दिन के गैप के बाद आता है, ये दोनों 1 जनवरी को एक साथ आए,
तो किस तारीख को ये दोनों एक साथ आएंगे? क्या होगा बच्चे? हाँ, क्या बनेगा फिर ये बताओ। जैसे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों एक तारीख को मिले। पहला व्यक्ति हर 2 दिन का गैप छोड़ के आता है और दूसरा व्यक्ति हर 3 दिन का गैप छोड़ के फिर आता है। तो किस तारीख को ये दोनों एक साथ आएंगे? देखा बच्चे? कुछ बच्चे ने इतना जल्दी आंसर दे दिया, आप लोग अभी भी सोच रहे हो। एक व्यक्ति हर 2 दिन के गैप के बाद आता है, एक व्यक्ति हर 3 दिन के गैप के बाद आता है। तो किस तारीख को मिलेंगे? पहली बार वो 1 तारीख को आए तो कब आएंगे वो? ठीक है ना? देखा, अब आपने भी आंसर दे दिया, मैंने थोड़ा सा फोर्स किया तो। लेकिन एग्जाम में यहाँ पे इस बच्चे की कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेशन के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए बच्चे, साथ गलत है। ठीक है ना? 2 दिन का गैप बोला है उन्होंने, तो आपको क्या लगा 2 और 3 का एलसीएम निकाल दोगे? नहीं ना, 2 दिन का गैप है। पहला व्यक्ति 1 तारीख को आया तो वो 2 दिन का गैप देगा, 2 और 3 को गैप देगा। यहां पे ए और यहां पे बी ले लिया, तो बच्चे ये 2 और 3 को नहीं आएगा तो कब आएगा? 4 को। 5 और 6 को नहीं आएगा, 7 को। 8 और 9 को नहीं आएगा, 10 को। 11 12 को नहीं आएगा, 13 को। ये 3 दिन का गैप छोड़ेगा। 1 तारीख को आया है तो 2 3 4 को नहीं आएगा, कब आएगा? 5। फिर 6 7 8 को नहीं आएगा, कब आएगा? 9। 10 11 12 को नहीं आएगा, कब आएगा? 13 को। तो ये दोनों कब आए? 13 को आए, और ये सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है? अब 2 दिन का गैप है, वो 2 दिन बाद नहीं आ रहा है, 2 दिन का गैप छोड़ के आ रहा है, तो इसका मतलब कितने दिन बाद आ रहा है? 3 दिन बाद। और दूसरा व्यक्ति 4 दिन बाद। तो आपको किसका एलसीएम लेना था? 3 और 4 का एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। तो दोनों व्यक्ति कितने दिन बाद मिलेंगे? 12 दिन बाद एलसीएम। तो यहां पे दिक्कत किस चीज में आई? क्वेश्चन समझने में दिक्कत आई या कैलकुलेशन में दिक्कत आई? हर बच्चा 2 और 3 का एलसीएम भी ले सकता है और 3 और 4 का भी एलसीएम ले सकता है। ठीक है ना? लेकिन हमें करना क्या था? यहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना? नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। ठीक है? इस साल पूछा गया कि भाई, जैसा पहले भी बताया, 1 से लेके 100 तक की जो गिनती है उसमें जितने भी अंक इस्तेमाल होते हैं सभी अंकों का योग बताओ। और लोगों ने 1 से लेके 100 तक के संख्याओं का योग निकाल दिया। अंकों का योग अलग होता है, संख्याओं का योग अलग होता है। ठीक है? तो यहां पे कैलकुलेशन पे फोकस नहीं है। कैलकुलेशन तो ज्यादातर बच्चे कर लेंगे। जिस लेवल की एग्जाम में कैलकुलेशन पूछी जाती है उस लेवल की कोई भी बच्चा जिसने ढंग से पढ़ के 10वीं में, मतलब मैथ में अगर 50% भी 40% भी अंक लेके आया है, जमा गुना घटा भाग ये सब आता है, तो वो बच्चा कर लेगा। लेकिन दिक्कत किस चीज में आती है बच्चों को कि हमें इसमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है? और एक ब्यूरोक्रेट से, एक यूपीएससी एस्पिरेंट से जिसके अंदर ऑफिसर बनने की क्वालिटी है, उसके अंदर एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। ठीक है ना? कोई आपसे बात करने वाला व्यक्ति है सामने, कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है, वो बोले कम और आप ज्यादा समझो, ये तो आपके अंदर गुण होना चाहिए कि उसके बिना बोले ही आप उसकी प्रॉब्लम को समझ जाओ। ठीक है ना? क्लियर है ना? यहां पे क्या हो रहा है? उसने कहा कि सर, मतलब ठीक है ना, एक छोटी सी बीमारी बताई, आपने किसी और चीज का इलाज कर दिया। ठीक है ना? आओ आओ, ठीक है ना? लेके यहां पे 2 दिन का गैप बोला है, आपने एलसीएम निकाल के फटाक से आंसर कर दिया। ऐसे नहीं करना है। ठीक है? दूसरा क्या स्टेप है बच्चे? सभी टॉपिक को तैयार करें। जैसा मैंने बताया, ट्रेंड एनालिसिस बने ही बिगाड़ने के लिए होते हैं। ठीक है ना? जो अभी तक का पैटर्न है वो पास्ट में देख के हम इसे फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बस हाँ, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा ये करने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट एरिया लगता है तो मुझे ज्यादा टाइम इसको डिवोट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जिससे नहीं पूछा गया है उससे आएगा ही नहीं। मुझे तो उल्टा लगता है, जो नहीं पूछा गया है मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ यूपीएससी उस एरिया को जरूर टच करती है हर साल, कुछ ना कुछ नया। लेकिन सिलेबस पूरा का पूरा बता दिया है बच्चे। प्रिपरेशन करो सब एरियाज की,
कुछ छोड़ के मत जाना है। जिन एरिया से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है वो है भी इजी, ठीक है। तो सभी टॉपिक को तैयार करके जाना है आपने। हाँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनका मैंने नाम लिया यहाँ पे उनको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, उन पे ज्यादा क्वेश्चंस लगा के जाने हैं आपको, ठीक है ना। नंबर सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इन पे ज्यादा क्वेश्चन लगा के जाओ बच्चे, ठीक है ना। जिन बच्चों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन में दिक्कत है वो बाकी जो मैंने 6 एरिया बताए, 6 एरिया में से 4 एरिया पे तो कमांड करके जाओ अपन, ठीक है। अगला स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको मजा आता है मुश्किल क्वेश्चन समझने में। ये कहते हैं सर बढ़िया क्वेश्चन कराओ, ठीक है ना, मजा आ जाए, मतलब जो किसी से सोल्व ना हो मैं ही करूं। वो एग्जाम में भी फिर ऐसी ही कलाकारी रचने की कोशिश करते हैं कि देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन किया जो किसी ने नहीं किया, मैंने सिर्फ वही किया, ठीक है ना। वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कोई नहीं पूछेगा, उस क्वेश्चन के लिए कोई खास अवार्ड नहीं है, ठीक है ना। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को छांट पाओ। वो बोलते हैं बेटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ये एक्स्ट्रा है और ये ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। ये नहीं कि मैं सिर्फ एक्स्ट्रा ही करता रह गया और ऑर्डिनरी वाले मुझसे हुए ही नहीं। सबसे पहला आपका काम, आपका फोकस किसके ऊपर है, पहले ऑर्डिनरी को तो करें, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया चाहे 2023 का भी पेपर उठा लो बच्चों, अगर आप सही से छांटोगे ना उस 80 क्वेश्चन में से, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 40 क्वेश्चन तो आप आज भी कर दोगे उनमें से, प्रोवाइडेड आपको छांट के दे दिए जाए क्वेश्चन कि ये 40 क्वेश्चन करो। दिक्कत कब आती है, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। बच्चे बस पहला वर्ड देखते हैं, ये मैथ का है मुझसे कैसे होगा, ठीक है ना। आते हैं बच्चे कि सर मुश्किल क्वेश्चन हमसे होते नहीं है और इजी हम गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो फिर तो इजी क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत है। हाँ जी बच्चे। चलो ये भी बहुत अच्छी बात पूछी है गुड़िया ने कि सर मैं पहले इजी इजी के आगे ई लिखूं, ठीक है ना, डिफिकल्ट के आगे डी लिखूं, ऐसे मत करो बच्चे। मैं ये बोलता हूं जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएं तो पेपर से पहले आप सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट दे चुके होंगे। ये नहीं कि मैं अभी टेस्ट नहीं दे रहा, मार्क्स की एफडी करा रखी सीधे वहीं पे परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। उससे पहले टेस्ट लगा के चले जाना, तभी आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है कौन सा वीक है, ठीक है ना। सबसे पहले किस पे फोकस करना है, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, ठीक है ना। हो सकता है किसी बच्चे का स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया मैथ हो, बेसिक न्यूमेरेसी हो, किसी का लॉजिकल रीजनिंग हो, किसी का हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो। तो क्या होता है कि जब हम पेपर की शुरुआत, जैसे हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होती है ना, वैसे ही अगर पेपर की शुरुआत अच्छी हो गई ना, पहले आधे घंटे में अगर जो आप क्वेश्चन कर रहे हो और वो आपके कंफर्ट जोन में भी हैं तो एक अलग से ही अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है बच्चे, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया को चूज कर लिया, मान लिया उस एरिया में भी हो सकता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, तो मैं क्वेश्चन को बच्चे 3 पार्ट में ब्रेक करता हूं। जो भी क्वेश्चन होंगे अटेम्प्ट, जो आपने अटेम्प्ट करना है, जो देखते ही आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से अभी बन जाएगा, तो आपने क्या करना है, उसको अटेम्प्ट करना है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आपको लगेगा कि हाँ आता तो है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, और आपको लगता है कि ये मेरा टाइम कंज्यूम कर लेगा। ये नहीं कि नहीं इसे तो करके ही दम लूंगा और ये तो मुझे आता है चाहे मेरे को आधा घंटा लग जाए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हुए भी वो आप उसको अटेम्प्ट करके भी बेसिकली आप लूजिंग साइड में होगे, तो आपको लगता है कि ये ज्यादा टाइम लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले भी आपको दिक्कत आई है, तो आप उसको क्या करोगे बच्चे, रिव्यू, आर लिख दोगे उसके ऊपर, ठीक है ना। रेड पेन वगैरह जो आप कैरी करोगे उस पर आर लिख देना है। जो अभी आ रहा है ना उसको स्कैन करने की जरूरत नहीं, जो लगता है कि हाँ ये तो आता ही है उस तुरंत अटेम्प्ट करो आप। और जो डिफिकल्ट, जो लगता है कि भाई मुझे आता है लेकिन अगर समय रहा
तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहूंगा, ठीक है ना। तो आप उस पर क्या लिख देंगे, रिव्यू। और एक इस टाइप का क्वेश्चन होगा जो कुछ समझ में ही नहीं आया, या जिसे देखते ही दिल से आवाज आएगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तो उसे आपने छोड़ देना, जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, 25 से 30 क्वेश्चन तो आपने छोड़ने ही है, ठीक है ना, उसके ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना। अब इसका भी रीजन बताता हूं बच्चे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आपने विच यू हैव लेफ्ट, इनको आपने नहीं देखना दोबारा। इनको आप कब देखोगे, जब रिव्यू वाले काफी क्वेश्चंस होंगे। अब ये भी नहीं करना कि पहले आप देख रहे हो सब पे रिव्यू 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 लिखते चले जाओ, ठीक है ना, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहे हैं उन पे भी रिव्यू लिख दिया, तो फिर आपकी पेपर की स्कैनिंग कहां हुई। वो आपको बताया ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज नथिंग बट एडिंग एक्स्ट्रा टू द ऑर्डिनरी। तो पहला जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऑर्डिनरी क्वेश्चन, जो आपको लगता है कि आपके साथी, आपके लेवल के बच्चे, ज्यादातर बच्चे जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे वो क्वेश्चन आपने उसी टाइम पे अटेम्प्ट कर देना है, ठीक है ना। आप देखोगे कि पहली जब आप क्वेश्चन नंबर 80 तक पहुंचोगे तो आपने 27-28 क्वेश्चन कर लिए होंगे कम से कम भी, ठीक है ना, और आपके 15 से 20 क्वेश्चन रिव्यू में भी आ गए होंगे, ठीक है ना। नहीं तो गलती क्या होती है फिर, जब बच्चे एग्जाम से बाहर निकल रहे होते हैं तो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के वो कुछ क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 50 से लेके 55 तक 3-4 क्वेश्चन उनमें से बिना पेपर पेन के सोल्व हो गए बच्चे से, और वो कह रहा है पेपर में तो मैं वहां तक पहुंचे ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये होती है ना बच्चे कि वहां पे वो आइडेंटिफाई वहां तक पहुंचे ही नहीं। अब ऐसा तो नहीं होता कि पेपर में इस ऑर्डर में होता है कि पहले इजी फिर मॉडरेट फिर डिफिकल्ट, ऐसा नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं छुपे होते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। हो सकता है कि 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन के बीच में एक इजी हो। तो पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट 1 आवर के लिए आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पेपर में जो सबसे इजी क्वेश्चन है उनको पहली बार में अटेम्प्ट करते जाना है आपने। पहली रीडिंग में सारे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करते जाना है, जो उस टाइम पे आपको लगता है कि हाँ श्योर हो आप उसके बारे में, अटेम्प्ट करते जाना है। फिर जब आप दूसरी रीडिंग, जब आप क्वेश्चन नंबर 80 तक पहुंचोगे तो आप लगभग सारे क्वेश्चन को पढ़ चुके हो, ठीक है ना। आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन के बारे में भी आइडिया है कि ऐसे मेरे 15 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे आते हैं, अब उनकी बारी है रिव्यू वालों की। तो अगर इजी और थोड़े से जो आपने रिव्यू के लिए छोड़े हैं वही क्वेश्चन कर लोगे तो आपके 40-45 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे बच्चे, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे नहीं सोच के जाना है कि मेरे को तो 27 क्वेश्चन करने हैं, मेरे को 28 क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल नहीं सोच के जाना। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर जब मैं मतलब ऐसे बोलते हैं बच्चे, सर जब भी मैं है ना 50 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं तो मेरे नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। मैं कहता हूं बेटा फिर तो हो सकता है वो नेगेटिव आपके 50 में ही तो नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको शुरू में ही मतलब अक्कड़ बक्कड़ पे नहीं जाना है, ठीक है ना, कि ABCD कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं वहां पे मार्क, वैसा मत करना। हाँ अगर 2 में डाउट हो, 2 ऑप्शन में डाउट हो और आपको लग रहा है कि आपने जो अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन वो सफिशिएंट नहीं है, उसे बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। उतना आप ले सकते हो, ये नहीं कि एक के बारे में श्योरिटी कि ये नहीं होगा बाकी 3 में से लगा दिया, वो गलत है, ब्लंडर है। जो बिना पढ़े अटेम्प्ट करके आते हैं वो तो मतलब डिजर्व ही नहीं करते एग्जाम क्वालिफाई करना, ठीक है ना। अगर किसी में डाउट है 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, फिर 2 में अगर डाउट है तब आप चांस लीजिएगा, क्लियर है। वो भी तब चांस लेंगे जब आपको लगता है कि जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं उनमें रिस्क है, उनसे आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और बिल्कुल बाउंड्री पे भी नहीं रहना है, क्योंकि जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमें लगता है कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन हमने सही अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब टेस्ट सीरीज की सहायता से अभ्यास करें। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो एक एक क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं, बच्चे जल्दी से आंसर दे देते हैं, ठीक है ना, वो चाहे सीसेट की बात हो या कैट की बात हो। तो जनरली मैंने ऐसा पाया है कि क्लास में बहुत ब्राइट स्टूडेंट भी होते हैं, कहीं उनको जब एक क्वेश्चन दे दो तो वो आंसर फटाक से कर देते हैं, लेकिन
एक दो बार ऐसा भी पाया गया है कि वो बच्चे सी सेट में दिक्कत आती है उनको, वो बाउंड्री से क्वालिफाई तो कर गए लेकिन बिल्कुल मार्जिनली पास हुए हैं। तो इसका रीजन क्या है कि उन्होंने वही दोबारा बताया कि डिफिकल्ट क्वेश्चन करने में वो माहिर हैं और वो 1 बाय 1 क्वेश्चन करते चले जाते हैं कि पहले क्वेश्चन 1, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट करना चालू किया, उन्हें पहले से पता था कि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो तीसरे तक गए नहीं, जब दूसरे को निपटाया तभी वो तीसरे तक पहुंचे। और इस तरीके से जब वो करते गए तो वो 50वें क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए, तो उनका टाइम ओवर हो गया फिर। और जो इजी क्वेश्चन थे वो बाद वाले थे, ठीक है ना। बाद के 30 क्वेश्चन में मान लिया भाई 15 क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, वो बच्चे वहां तक पहुंचे ही नहीं। तो कोई नहीं पूछने वाला कि आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। आप 100 के करीब, मतलब चाहिए तो एग्जाम के लिए 67, लेकिन मैं फिर भी ये मान के चलता हूं कि जो भी आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, अगर आप 100 के आजू बाजू उसमें स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक कंफर्ट जोन में हो बच्चे। जिन बच्चों का टेस्ट सीरीज में ही कभी 65 आ रहा है, कभी 67 आ रहा है, उनकी हार्ट बीट ऐसे ही होती रहती है, दिक्कत होती है, ठीक है। ऐसा जीएस में भी होता है। दो तरीके के बच्चे, जब आपका प्रीलिम्स होता है और उसके बाद में कुछ समय बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, वो टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है बच्चे। उस दौरान दो तरीके के बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके। एक तो जिनका जीएस में आई 40 रहे हैं, वो कॉन्फिडेंट है कि इस साल नहीं लिख रहे, अगले साल की तैयारी करते हैं। दूसरे वो बच्चे जिनका इजीली मतलब 95 100 प्लस आ रहा है, वो भी क्लियर होते हैं कि हाँ मैं मेंस लिख रहा हूं, तो मेंस की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों के कट ऑफ के आजू बाजू स्कोर घूमता है, वो बच्चे बस लाइब्रेरी में बैठ के चेक कर रहे होते हैं कि इस इंस्टीट्यूट ने कितनी कट ऑफ बताई है, इसने कितनी बताई है, ठीक है ना। सी सेट में सर मेरे 67 आ रहे हैं, इनकी आंसर की से 62 बन रहे हैं सर, इधर से 68 बन रहे हैं, हो सकता है कि क्वालिफाई हो सकता है नहीं हो। तो उस डोलड्रम वाली सिचुएशन में नहीं होना है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर बच्चे का पीटी क्वालिफाई भी हो जाता है तो भी वो जो टाइम बीच में लॉस्ट हो गया, प्रीलिम्स एग्जाम होने से लेके प्रीलिम्स के रिजल्ट आने तक का, ये जो टाइम वेस्ट हो गया वो कभी वापस नहीं आएगा। मेंस के लिए थोड़ा कम टाइम मिलेगा, वो बच्चे फिर आगे जाके मेंस लिखते भी हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते, बिकॉज जब तक क्लैरिटी नहीं आए, माइंड में डाउट रहे ना कि मेरा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। आप पीटी 365 वगैरह या मेंस के कुछ आंसर राइटिंग वगैरह तो कर रहे हो, नोट्स तो बना रहे हो द हिंदू न्यूज़पेपर से, लेकिन मन में ये है पता नहीं लिखने को मिलेगा कि नहीं, ठीक है ना। तो आधे अधूरे एफर्ट होते हैं फिर उस दौरान, ठीक है ना। आप फिर बस वेट करते रहते कि काश कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाए, काश ये वाले आंसर की जिससे मेरे 68 बन रहे हैं 69 बन रहे हैं ये सही हो। तो ज्यादातर दिमाग उसी में लगा रहता है। ज्यादातर बच्चे जिनका क्वालिफाई होता है वो क्या करते हैं, दे के आते हैं पेपर, एक बार थोड़ा सा मैच करते हैं, कंफर्टेबली हैं तो 2-3 दिन के रिलैक्स मोड में अपने, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल होती है, बच्चे काफ़ी मेंटल प्रेशर के से गुजरते हो, आप अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते हैं बच्चे, यहाँ पे लगे रहते हैं, हमेशा प्रेशर के अंदर रहते हैं। कुछ दिन रिलैक्स भी करना जरूरी है, वो बच्चे करते हैं रिलैक्स। पता है हमारा पीटी क्वालिफाई हो रहा है, 2-3 दिन के लिए अपना थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, पेरेंट्स के पास जाते हैं या बाहर कहीं मित्रों वगैरह से मिलने जाते हैं। लेकिन जो बच्चे उस कट ऑफ के आजू बाजू होते हैं, वो कहीं जिसके साथ मिलेंगे उसका भी दिन खराब करते हैं, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा टेंशन ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो टेस्ट सीरीज सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट आपको देने हैं, और टेस्ट में टेस्ट होता है बच्चे एक तरीके से, जो डॉक्टर आपको टेस्ट बोलता है ना ये टेस्ट करा के लाओ, टेस्ट सीरीज एक तरीके से आपकी बॉडी की एक्सरे या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज के बाद में डॉक्टर क्या करता है कि ये टेस्ट करवा के लाए, चलो अब एक और टेस्ट करवा के लाओ, अब एक और टेस्ट करवा के लाओ, ऐसे तो नहीं बोलता ना डॉक्टर। क्या करता है डॉक्टर, आपकी रिपोर्ट को देखता है, उसमें देखता है कि क्या कमियां हैं, बॉडी के किस पार्ट में इशू है, तो क्या करता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन देता है, फिर वो आपको रिकवरी के लिए प्रॉपर टाइम देता है, फिर कहता है अब एक और टेस्ट करा के आओ, फिर देखेंगे कि जो मैंने मेडिसिन दी है वो आपकी बॉडी पे काम कर भी रही है कि नहीं। यही पर्पज होता है टेस्ट सीरीज का बच्चे।
टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि आप अपने उसका प्रॉपर एनालिसिस करें, 2 से 3 एरिया चूज करें उस टेस्ट के अंदर कि जिनमें आपको लगता है कि वीकनेस है, उन पे काम करने की जरूरत है। फिर इस टेस्ट से लेके अगले टेस्ट तक आप उन एरियाज के ऊपर काम करेंगे। फिर देखेंगे कि इस दौरान जो टॉपिक आपने प्रिपेयर किया, जिसमें पिछले टेस्ट में आपको इश्यू था, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। हर टेस्ट का एनालिसिस जरूरी है। ठीक है बच्चे? तो टेस्ट सीरीज बहुत ही क्रूशियल है बच्चे। बहुत से लोगों को आता तो है, लेकिन जब एक्चुअल टेस्ट देने जाते हैं तब दिक्कत होती है। और टेस्ट सीरीज का भी मैंने बताया, कोशिश ये करो, अगर आप घर पे लिख रहे हो या लाइब्रेरी में लिख रहे हो या किसी सेंटर पे जाके लिख रहे हो, अगर पॉसिबल हो तो उसी टाइम पे लिखो जिस टाइम पे यूपीएससी का एक्चुअल एग्जाम में आपको परफॉर्म करना है, और वो टाइम आपका स्टडी टाइम। हाँ जी बच्चे। आरसी अभी आगे आएगा बच्चे। जी। जैसे ही आरसी है ना, यूपीएससी के करते हैं ना, तो मान लो उसमें 10 से 7 में एक्यूरेसी आती है कि 10 अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें 7 सही हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, कहाँ थे आप? ठीक है ना, 7 तो बहुत अच्छी है बच्चे। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जहाँ पे टेस्ट सीरीज देते हैं ना, वहाँ पे सर बवंडर हो जाता है। वहाँ पे ऐसा है कि अगर मान लो 30 आरसी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो पता नहीं वहाँ वो थिंकिंग काम ही नहीं करी। जो एक 10 पर डे का मैंने एक टारगेट रखा है कि मेरे को 10 आरसी करने हैं, लेकिन जो टेस्ट सीरीज जहाँ दे रहे हैं वहाँ पे ये बवंडर हो जाता है कि वहाँ हाफ हो जाती है सीधी। वहां पे आप कह रहे हो कि आरसी में बच्चा ये कहना चाह रहा है कि सर जब मैं यूपीएससी की आरसी लगाता हूं तो वहां पे मेरे 70% एक्यूरेसी आती है, 10 में से 7 करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब कोई टेस्ट सीरीज लगाता हूं तो उस टेस्ट सीरीज में मेरे उतने करेक्ट नहीं हो पाते हैं। बच्चे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं 2 रीजन हो सकते हैं इसके। एक तो ये रीजन हो सकता है कि आपने यूपीएससी के पीवाईक्यू जो है ना वो मल्टीपल टाइम्स कर रखे होंगे। एक ये रीजन हो सकता है कि आपने पहले भी कर रखा हो, ठीक है ना, तो वो अभी नहीं किया, जिस साल का वो पेपर है 2 साल पहले में भी आपने पढ़ा हो, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर वो कनेक्शन बैठ जाता है। जब एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार करता हूं तो मेरे को ये फील आता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चे, यूपीएससी के पीवाईक्यूज को आपने रेफर करना है, बार बार सोल्व नहीं करना है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है ना, ये मैथ के लिए भी ट्रू है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी ट्रू है। नहीं तो क्या होगा, आपको गलत फहमी हो जाएगी, आपको लगेगा वाह, कुछ बच्चों को तो आंसर भी याद हो जाता है, इतनी बार एमसीक्यूज लगा चुके होते हो। ठीक है ना, तो जो आपकी गलत हो रहे हैं बच्चे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, आप उसका सोल्यूशन देखो। देखो कि जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे तो आपकी क्या थॉट प्रोसेस थी, और वहां पे कुछ कीवर्ड्स वगैरह की अप्रोच दी होगी, कौन से कीवर्ड्स को आपने मिस किया, क्या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम रही। ठीक है ना? हाँ जी। यूपीएससी का है ना वो डायनामिक है, मतलब एजम्पशन पे भी पूछ रहा है, इन्फ्रेंस पे भी पूछ रहा है, या मैसेज भी पूछ रहा है जी बच्चे। लेकिन कोई कोचिंग के टेस्ट सीरीज होती है उसमें मान लो कि या तो इन्फ्रेंस पे ही चलेंगे उनके पैसेज, या उनकी चलेगी कि एजम्पशन पे ही चलेंगे उनके जी बच्चे। जी जी जी। उनका कहीं ना कहीं वो डाइवर्जन है ना, वो फिर वहाँ पे भी गलत होता है और यूपीएससी में भी कंफ्यूज होता है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चा। तो अभी मैं थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सिलेबस वगैरह डिस्कस करूंगा, तो उस दौरान में वो करेंगे। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, जैसे बेसिक न्यूमेरेसी के कुछ सेशंस मैं पहले ले चुका हूं, हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं। तो कल वाले सेशन में हम रीडिंग इसका लॉजिकल रीजनिंग वाला सेशन लेंगे और उसके पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का भी एक सेपरेट सेशन होगा और उसमें हम सारी की सारी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको कैटर करेंगे बच्चे। ठीक है ना, कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, किस पे फोकस करना चाहिए, बच्चा क्या गलतियां करता है। वैसे इस पीपीटी के अंदर भी मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। अब रेफरेंस बुक एंड स्टडी मटेरियल बच्चों, ये आपको बता दिया है कि हमारे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस नहीं, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस्ड, और अभ्यास, जो अभ्यास ओपन मॉक्स वगैरह होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन। एक बार कॉम्प्रीहेंशन का एनालिसिस कर लेते हैं। अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, कॉम्प्रीहेंशन में इन 4 एरियाज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
पहला है पूर्व धारणा पर आधारित प्रश्न, अजम्पशन। दूसरा है डायरेक्ट और फैक्ट बेस्ड प्रॉब्लम। फैक्ट बेस्ड प्रॉब्लम आप देखोगे कम ही है, ठीक है ना, जो कि डायरेक्ट पैसेज के अंदर दिया हो। तो आपको या तो पूर्व धारणा के ऊपर आधारित प्रश्न या इन्फरेंस और इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस और यू कैन से कंक्लूजन वाले क्वेश्चन ये आ रहे हैं। 43 क्वेश्चंस ये पूछे जा चुके हैं। और पैसेज का थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनके अंदर क्या है, बच्चे की एनालिटिकल एबिलिटी चेक होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, एनालिटिक, आप पैसेज से क्या इन्फर कर रहे हो, कहाँ कुछ गया है, उसको उसकी ब्रॉडर सेंस में क्या कहना चाह रहा है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेटर है वो चेक होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। तो ये कीवर्ड्स वगैरह हैं जिनके ऊपर अब इसके लिए भी क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बच्चे सबसे पहले बेस्ट सोर्स क्या है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने बार बार नहीं किए हैं तो आप उनको अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आप कई बार उनको कर चुके हैं तो उनको करने से उल्टा गलतफहमी होने के चांसेस हैं। तो बेटर है कोई अच्छी टेस्ट सीरीज और जिसका प्रॉपर एनालिसिस दिया हो, ठीक है ना, उनका जो डिस्कशन वगैरह होता है वो अटेंड कीजिएगा और फैकल्टी के साथ में इंटरेक्ट कीजिएगा। अपनी रीडिंग हैबिट को मजबूत करना है, वो तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आप लोग पूरा दिन पढ़ने का ही काम होता है। दिन का लगभग 80% आपका एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो रीडिंग बेस्ड ही है। पूरा दिन पढ़ना पढ़ना पढ़ना, बाकी आंसर राइटिंग करनी है। रीडिंग हैबिट तो आप लोगों की अच्छी होगी और डाइवर्स एरियाज से भी पढ़ते हो, सब कुछ तो है आपके सिलेबस में। अब जब आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो पैसेज के अंदर जो भी डेटा दिया होता है, डेटा या एग्जाम्पल दिए होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि जो एग्जाम्पल है वो उस गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको और क्लियर बनाने के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। तो उस पर फोकस नहीं करना है। अब उसके बाद बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पहले पैसेज को पढ़ें या पहले क्वेश्चन को पढ़ें, क्या करना चाहिए बच्चों? पहले पैसेज पढ़ते हो कि क्वेश्चन पढ़ते हो? पहले पैसेज पढ़ते हैं, वेरी गुड। तो मेरा ये मानना है बच्चे पहले पैसेज को नहीं पढ़ें, ठीक है ना। अगर बड़ा पैसेज है जिसपे 3 से 4 क्वेश्चन दिए हो ना, तब आप पैसेज को नहीं पढ़े। छोटे पैसेज हैं तो छोटा सा पैसेज है, अगर मान लिया है 150, 200, 250 वर्ड का है तो आप पैसेज पढ़ लेंगे। बाकी उस केस में भी मैं ऐसे बोलूंगा आपको, पहले पैसेज को पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ें। मेरी बात को ध्यान से सुनो बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शंस को नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो एक थोड़ा सा आपके सामने एक टारगेट होता है कि इस पैसेज के अंदर मुझे देखना क्या है। मैं इसमें अजम्पशन देख रहा हूं, मैं इसमें इन्फ्रेंस देख रहा हूं। हो सकता है कि जो क्वेश्चन है वो फैक्ट बेस्ड हो। अगर फैक्ट बेस्ड हो तो जो उसमें पूछा गया मैं सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करूंगा। समझ पा रहे हो बच्चे? अगर मैं पहले से बता दूं कि आपको इस पैसेज के अंदर क्या ढूंढना है, तो आपका दिमाग उसी तरीके से ओरिएंट रहेगा। ऑप्शंस को नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। तो उससे क्या होगा कि पढ़ने का जो पैसेज पढ़ने का जो आपका पर्पस है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब शब्दावली पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। एक होता है कंटेंट, दूसरा होता है कॉन्टेक्स्ट। तो अगर आपको थीम पता है कि इस पैसेज के अंदर ओवरऑल ऑथर क्या कहना चाह रहा है, तो अगर 1-2 शब्द का आपको मतलब नहीं भी पता होगा तो भी आप कहीं ना कहीं उसको लिंक कर लोगे। हमारा माइंड के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, अगर मान लिया एक पैसेज के हमें 95% शब्द भी समझ में आ गए, 5% नहीं समझ में आए, तो भी हमें उसकी थीम तो समझ में आ जाएगी और हम आइडिया लगा लेंगे कि इस शब्द का मतलब क्या रहा होगा। हिंदी में तो ज्यादातर को दिक्कत नहीं होती, वो बात होती है इंग्लिश वाले बच्चों को कि भाई ऐसी वोकैबुलरी होती है जिसका मीनिंग ही नहीं पता होता, ठीक है ना। तो ज्यादा शब्दावली के ऊपर जोर देने की जरूरत है नहीं। आप मेन थीम को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, किस परिप्रेक्ष्य में ये पैसेज लिखा गया है। अच्छा, जो पैसेज आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, जबरदस्ती नहीं करनी है। पैसेज के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बच्चों को दिक्कत क्या होती है?
जब अटेम्प्ट करने बैठते हैं, अगर 27 पैसेज पढ़ लिए ना बच्चे ने, तो कहीं ना कहीं गारंटी के जैसी बात है 20 से ज्यादा अटेम्प्ट करता है बच्चा। अगर 27 पढ़े हैं ना, तो उनमें से कम 20 जरूर अटेम्प्ट करता है, 20 से 22 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करता है बच्चा, ठीक है ना। चाहे पैसेज में कुछ भी नहीं समझ में आया हो, फिर भी ऑप्शन देखता है ना बच्चा, तब ज्यादा कंफ्यूज होता है। आपको डिसाइड करना है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, जैसे मान लिया आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हो, और अगर पैसेज मान लिया बायोलॉजी के ऊपर है, तो ऐसी शब्दावली होगी जिसका आपको मतलब ही नहीं समझ में आएगा, बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट हो जाएगी, और शब्दावली को छोड़ो, उनका मीनिंग मतलब पूरा का पूरा थीम ही नहीं समझ में आएगी। तो ऐसे पैसेज को पूरा पढ़ने की जरूरत है नहीं। जब आपने पहली लाइन पढ़ी और उस लाइन में से कुछ भी नहीं समझ में आया, तो आप क्या करोगे, उस लाइन को दोबारा पढ़ने की कोशिश करोगे। दोबारा भी नहीं समझ में आया तो आपने क्या करना है, उस पैसेज को छोड़ देना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं करोगे तो अगले काउंट नहीं होंगे। डू एनी 50 क्वेश्चन, 45 to 50 क्वेश्चन, दिमाग में ये रखना है आपको। कोई भी 45 से 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। ये मत जाना कि देखो मेरी एक्यूरेसी 100% है, मैं तो मतलब करूंगा ही 30, 28 करूंगा, 29 करूंगा, ऐसे करूंगा। बच्चे वहां पे एक्सट्रीम प्रेशर होता है आपके ऊपर, और कई बार आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो जो पैसेज ही नहीं समझ में आ रहा, तो उसके आधार पे आप क्वेश्चन करोगे, आंसर करोगे, तो गलत ही होगा वो। तो क्यों अपना समय और मार्क्स को वेस्ट करें हम, लीव दैट। हाँ, मेन दिक्कत क्या होती है पैसेज के अंदर, जो पैसेज दिया होता है बच्चे, वो कोई ना कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट होती है, किसी कमेटी की रिकमेंडेशन होती है, ठीक है ना, या किसी राजनेता की बहुत ही पॉपुलर सी स्पीच होती है, और वो उस स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा उठाते हैं। और आप लोगों ने इतना ज्यादा पढ़ रखा है कि जो उस स्पीच में नहीं लिखा हुआ ना उसके बाद वाला, आपको वो भी पता है, और ये भी पता है कि ये स्पीच किसने दी और कब दी। इतना पढ़ चुके हो, तो ये बैकफायर कर जाता है। आपको जो क्वेश्चन का आंसर करना है, वो सिर्फ दी हुई इंफॉर्मेशन के आधार पे ही करना है। इसके बाद की एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास है, अच्छी है, वो जीएस में हेल्प करेगी, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो बैकफायर करेगी। समझ पा रहे हो? आपका उत्तर सिर्फ उस पैसेज के आधार पे होना चाहिए, पैसेज से बाहर नहीं जाना है। क्लियर है? चलिए अगला, कुछ कीवर्ड जो होंगे उन कीवर्ड्स को आपने रेखांकित करना है। जो कुछ कीवर्ड, जैसे यहां वो बोलेगा सिर्फ, सभी, मतलब इस टाइप से बहुत से कीवर्ड होंगे। जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्लास होगा तो हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो भी आपको कीवर्ड्स वगैरह दिखें कि इसके बिना ये संभव नहीं है, कुछ एक्सट्रीम कीवर्ड्स होंगे, आपने उनको अंडरलाइन कर लेना है। पैसेज पढ़ते समय खुद से क्वेश्चन करते जाना है कि भी पिछला आपको रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी विशेष मामले का सामान्यकरण करने से बचे। अगर पैसेज के अंदर एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम दर्शाई गई है तो आप उसको जनरलाइज नहीं करेंगे। अगर पैसेज है हैदराबाद में कोई इशू हो रहा है एक पार्टिकुलर एरिया में, तो आप जो ऑप्शन होंगे वो उसको इंडिया की प्रॉब्लम बता देंगे, तो जनरलाइज हो गया। इंडिया के किसी गांव में कोई इशू है और उसको वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर वर्ल्ड एग्रीकल्चर से जोड़ के दिखा देंगे, तो वो ओवर जनरलाइजेशन होती है, आपने उसको अवॉइड करना है। ठीक है, जी बच्चे। नहीं बच्चे, देखो एक बहुत ही छोटा सा आरसी है, मान लिया कि उसके अंदर हैं 400 वर्ड है, लेकिन आपको उसका मतलब ही नहीं समझ में आया, ठीक है ना। और हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। जैसे जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, हो सकता है कि मतलब एक पार्टिकुलर बैकग्राउंड का बच्चा हो सकता है वो इकोनॉमिक्स में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो। अगर पैसेज आपका इकोनॉमिक्स बेस्ड है, वो बच्चा इकोनॉमिक्स में वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो उससे इतना ज़्यादा कोरिलेट नहीं कर पाएगा। मान लिया आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे हो और जो पैसेज है उसकी लेंथ तो बड़ी है लेकिन वो हिस्ट्री पर आधारित है,
तो सिर्फ बजाय इसके कि 2-3 लाइनें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ रही हैं, लेकिन आपको वो समझ में भी तो अच्छे से आ रहा है ना। Yes, sir. एक छोटा पैसेज हो सकता है कि मुझे नहीं समझ में आया और मुझे 2 बार पढ़ना पड़े, उसे 3 बार पढ़ना पड़े। तो सिर्फ पैसेज की लेंथ, हाँ, अनटिल एंड अनलेस की एक क्वेश्चन है और बहुत बड़ा, आपको लग रहा है कि ये पढ़ने में ही मेरे को 5 मिनट का समय लग जाएगा, 6 मिनट का समय, उस टाइम पे आप उसको अवॉइड करें। Okay, sir. ठीक है। लास्ट वाला, किसी एक मामले को हमने विशेष, अगर एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसको ओवर जनरलाइज करने से बचना है अपना। जैसे बताया बच्चे मैंने कि दिल्ली का कोई इशू दे रखा है कि दिल्ली में पॉपुलेशन इज, ठीक है ना, कुछ डेटा वगैरह दे रखा है और जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो मतलब पूरा का पूरा जनरलाइज करके दे रखा ऑप्शन, पूरे इंडिया के बारे में दे रखे हैं, तो वो एग्जेजरेशन हो जाएगी और ओवर जनरलाइजेशन हो जाएगी। क्योंकि पैसेज में स्पेसिफिकली वो प्रॉब्लम कहाँ की दिखाई गई है, दिल्ली की दर्शाई गई है, और ऑप्शंस जो हैं वो पूरे के पूरे इंडिया में, वो बोलेगा इंडिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और दिल्ली में पोल्यूशन की बात करी गई है वहाँ पे, तो जनरलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है। अब ये कुछ शब्द हैं जैसे कि उनका मैंने स्टार्टिंग में भी जिक्र कर दिया है बच्चे, जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कौन सी पूर्व धारणा है, अजम्पशन है, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, इनके ऊपर आते हैं। अब ओवरऑल टिप्स, 27 प्रश्न यानी कि 67.5 अंक, इसके लिए 30 प्रश्नों का सुरक्षित लक्ष्य रखें। अब देखो बच्चे, टारगेट तो मैं ये बोलूँगा आपको ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपकी उस टाइम पे एक्यूरेसी कितनी रहने वाली है। अननेसेसरी प्रेशर कभी भी ना लें। अब कुछ बच्चे ये बोलते हैं, सर मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊं एग्जाम में, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊं। मैं तो ये बोलता हूं बेटे, जितना भी मैक्सिमम आप कर सकते हो दिए हुए समय में, प्रोवाइडेड बहुत ज़्यादा ब्लंडर नहीं कर रहे हो, तो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर किसी बच्चे की कैपेसिटी है, उससे आसानी से 50 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, मान लिया पेपर इजी है और आपके 50 क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं, और मैं पहले से कह दूं कि नहीं बेटा आपको तो 30 से ऊपर नहीं जाना है, रिस्क नहीं लेना है, तो एक तरीके से गलत स्ट्रेटजी हो गई। ठीक है ना। जितना भी आपको आता है, ठीक है ना, उतना आपको वहां पे अपना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देना है। जैसा कि स्टार्टिंग में डिस्कस किया, जो इजी क्वेश्चन हैं वो तो सबसे पहले अटेम्प्ट कर ही लेने हैं, फिर अंत में देखना है आपको कि जब आपके पास आधा घंटा बच जाए, उस टाइम पे आपने कितने अटेम्प्ट कर रखे हैं, क्या आप उनमें कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो। ठीक है ना, आपको रिस्क लेना है कि नहीं लेना है, तब डिसाइड होगा ना बच्चे। अगर आपने इजीली मान लिया 50 के करीब क्वेश्चन कर लिए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट हो, या 40 क्वेश्चन कर लिए हैं और आप सभी में लगभग कॉन्फिडेंट हो, आपने कोई ब्लंडर नहीं किया है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है, तो मैं ये बोलूँगा फिर लास्ट में भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके हुए ही 26-27 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, और उनमें भी आप श्योर नहीं हो बच्चे, फिर तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि भाई उन्हीं को करो जिनके बारे में श्योर हो, क्योंकि पहले से ही आपको पता है कि 26-27 ही आपके अटेम्प्ट हुए हैं और उनमें भी आप श्योर नहीं हो, तब भी मैं आपको बोलूँगा तब आपको रिस्क लेना बनता है। और तभी भी रिस्क किन में लेंगे, जिन क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में आपको डाउट है, आप उनके अंदर रिस्क लेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि इसमें तो क्वेश्चन में ही डाउट है मेरे को और फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो वो तो फिर गैम्बलिंग हो जाएगी बच्चे। ठीक है। तो हाँ, ये जो है 67.5 या 30 प्रश्नों का अंक, 30 प्रश्नों का जो टारगेट, सुरक्षित टारगेट, तो ये आप कब स्ट्रेटजी लगाएंगे, आप लगाएंगे अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह में। कि ये नहीं कि मैं वहीं पे जाके परफॉर्म कर रहा हूँ। आपने बोला था सर कि 30 प्रश्नों का सुरक्षित टारगेट, यहाँ पे सुरक्षित का मतलब क्या है बच्चे, नेगेटिव को कैंसिल आउट करने के बाद आपके 30 बचने चाहिए। सिर्फ आपको 67.5 नहीं लेना है, आपको अभी भी ये रखना है कि नेट आपके 30 क्वेश्चन करेक्ट बने। समझ पा रहे हो। मान लिया आपने 34 क्वेश्चन किए,
34 में से 3 गलत हो गए। जो ये 3 गलत हो जाएंगे ये एक करेक्ट को भी अपने साथ लेके जाएंगे। 3 नेगेटिव का मतलब है एक करेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तब आपके कितने बचेंगे? 30 नेट बचेगा। ठीक है ना। इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन में भी नहीं जाना है मेरे को कि मेरे ये एक्यूरेसी रहती है तो मैं इतने ही अटेम्प्ट करूंगा। अगर आपको आते हैं क्वेश्चन तो आप करते जाइए, किसने रोका है आपको? ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब बताया था प्रश्नों को हमने 3 भागों में बांट दिया, कुछ इजी नेचर के हैं, तो इजी वाले क्वेश्चन आपने सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं, फिर जो थोड़े से आपको लगता है आते हैं और समय लेंगे तो उनको आपने रिव्यू पे लिख दिया, तो फर्स्ट गो में आपने सारे इजी क्वेश्चन कर देने हैं। सेकंड जब आप अटेम्प्ट करोगे, दूसरी बार पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे, तो जिन पे आर लिखा हुआ है आप उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। जो आपको स्टार्टिंग में लगे बहुत डिफिकल्ट है तो दोबारा अटेम्प्ट करते टाइम पे उन डिफिकल्ट को नहीं देखना है। डिफिकल्ट को कब देखेंगे बच्चे? जब आपके रिव्यू वाले भी हो गए हैं। और मुझे लगता है कि जिस बच्चे के रिव्यू वाले भी हो गए हैं वो तो वैसे ही कंफर्टेबली क्वालिफाई कर रहा होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पता चल गए हैं। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए बच्चे मैं ये बोलूंगा कि हफ्ते में 2 बार आपको 5-5 पैसेज जरूर लगाने चाहिए। ठीक है ना, जब भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप करने बैठे कम से कम 5-5 पैसेज जरूर करें एक साथ में, ये नहीं कि 1-1, 2-2 पैसेज आप कर रहे हो। ठीक है, और अगर पहले से नहीं किए हुए हैं तो PYQ ही आप उठा सकते हो, अदरवाइज कोई भी अच्छा सा स्टडी मटेरियल। महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करें, यूपीएससी के PYQs का अभ्यास करें, और अगर आप बहुत बार उनका अभ्यास कर चुके हो तो उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के उनमें क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करें। और समय प्रबंधन के लिए टेस्ट सीरीज, जो भी आपको अपनी स्ट्रेटजी लगानी है वो टेस्ट सीरीज में टेस्टेड होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी, ये नहीं कि वहीं पे जाके आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई। अब जिस दिन आप एग्जाम देंगे ये उस दिन के लिए है बच्चे। पेपर का पूर्वानुमान करने से बचे। जब भी कोई मैच भी होता है बच्चे, ठीक है ना, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, तो वहां पे भी क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि लगता है कि अगर टीम 10 रन और बना लेती तो जीत जाती। तो वहां पे क्या कर लिया उन्होंने, पहले से ही ये डिटरमाइन कर लिया कि हमें इस पिच पे तो 250 से ज्यादा स्कोर करना है, और वो 250 से ज्यादा स्कोर करने के चलते चलते जल्दी जल्दी विकेट गिरते चले गए। तो पहले से आपको पेपर प्रेडिक्ट नहीं करके जाना है, प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ नहीं जाना कि अब की बार पेपर इजी आएगा, अब की बार पेपर डिफिकल्ट आएगा। और आपको दिल में बार बार ये बात, आमिर खान का ये डायलॉग है ना, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, ठीक है ना, वो करते जाना है। होगा क्या, एग्जाम के पहले 10 से 15 मिनट ही ज्यादातर बच्चे मैच हार जाते हैं। जैसे मैंने बताया पावर प्ले में ही टीम की बहुत ज्यादा विकेट गिर जाती है, तो वहां पे इस वजह से टीम मैच हार जाती है। ऐसा ही एग्जाम में भी होता है। मान लिया कोई बच्चा पेपर शुरू कर रहा है और उसने पहला क्वेश्चन देखा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और उस बच्चे को टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं आता, ठीक है ना, थोड़ा उसने टाइम स्पेंड किया, फिर वो दूसरे क्वेश्चन पे गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर सिस्टम, मान लिया बच्चा नंबर सिस्टम पढ़ के गया है, उस बच्चे ने इस पे 5 मिनट लगाए और फिर भी नहीं हुआ क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन फिर से एक और डिफिकल्ट एरिया का आ गया, मान लिया टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही आ गया। अब बच्चा यहां पे सोचना शुरू कर देगा कि आज सुबह सुबह मैं किसकी शक्ल देख के उठा था, ठीक है ना, मतलब भगवान चाहता ही नहीं कि मैं मतलब निकालूं ये पेपर, ऐसे ऐसे ख्याल आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन आया, वो बहुत ही इजी था, ठीक है ना, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि पहले 3 क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे जा चुका है। तो चौथे क्वेश्चन अगर आपसे बहुत जल्दी सोल्व हो गया तो आपको डाउट होगा कि ये क्वेश्चन मुझसे कैसे सोल्व हो गया, और आप उस क्वेश्चन को फिर से एक बार ट्राई करोगे, ठीक है बच्चे।
तो अगर किसी बच्चे के साथ एग्जाम में ऐसा हो जाए कि उसके पहले 15 मिनट में हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना सॉल्व हो, तो आपने क्या करना है बच्चे, कुछ क्वेश्चन स्किप कर देने हैं। वैसे तो स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई अगर डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन तो आपको अपने माइंड में ये रख के चलना है कि सारे क्वेश्चन मुझे नहीं करने, और कोई भी नहीं करेगा, करने से भी कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। डू एनी 45 to 50 क्वेश्चन, दिमाग के अंदर ये रूल चलना चाहिए कि अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं छोड़ सकता हूं, ये तो 3 ही क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अब 80 में से मेरे को 45 के करीब क्वेश्चन करने हैं, 35 क्वेश्चन तो मुझे छोड़ने हैं, ये 3 ही क्वेश्चन छोड़े हैं, अभी तो मैंने 32 और छोड़ने हैं। तो ऐसे ऐसे सोच के चलो ना आप, ये वही क्वेश्चन है जो छोड़ने के लिए बने हैं। बच्चा इस वजह से नहीं फेल होता सीसेट में कि भाई उसे आता नहीं है। फेल होने का मेन रीजन ये है कि वो ऐसी चीजें प्रयास करता है, ऐसे क्वेश्चन चूज कर लेता है जो ट्रैप के तौर पे बने थे, जो क्वेश्चन छोड़ने के लिए बने थे। बच्चा उसी क्वेश्चन के अंदर अटकता है और बाद में आके बताता है कि सर इस क्वेश्चन ने, जब भी हम क्लास लेते हैं बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जिन्होंने पिछले साल का पेपर दिया था वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन क्लास में उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। अब वो यही कह रहे हैं कि सर ये एग्जाम में हमें दिखा ही नहीं क्वेश्चन, और कुछ बहुत से डिफिकल्ट क्वेश्चन कि सर इसने बहुत दिमाग खराब किया था हमारा एग्जाम में अटेम्प्ट करना। तो इसका मतलब क्या था, मेन रीजन क्या था, बच्चे की स्ट्रेटजी में फ्लो था। इमोशनल हो गया बच्चा कि ये क्वेश्चन मुझसे सोल्व कैसे नहीं होगा, ये चैप्टर तो मैंने बहुत ज्यादा लगाया है। आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया में भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कभी भी इमोशनल नहीं होना है, यहाँ पे मन में रखना है डू एनी 45 to 50 क्वेश्चन, 45 से 50 क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, ये बहुत ही मेजर एस्पेक्ट है बच्चे। प्रथम पेपर जीएस और सीसेट के बीच अपने समय को में इस समय में अपने आप को एनर्जेटिक और शांत बनाए रखें। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट बीच में ही कूद जाते हैं। वो क्या करते हैं, आप पेपर दे के निकले होते हो, बीच में 2-2.5 घंटे का, जो भी आपका 2 घंटे का रेस्ट होता है बच्चे, ठीक है ना, 2-2.5 घंटे का जो भी रेस्ट होता है, आप खाना खा रहे होते हो और वो पेपर एनालिसिस करना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। उस दौरान भी आप खाना खा रहे होते हो, ठीक है ना। वो पैसे मांगने आता, कहता है आप मेरी प्लेट में बैठे हुए हो, ठीक है ना, ध्यान ही नहीं है, टेस्ट एनालिसिस कर रहे हो, दूसरे का खाना खा रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो जाता है। तो अपने आप को शांत रखो, आपको दोबारा से मेहनत करनी है। दिमाग भी तो एक मशीनरी है बच्चे, ठीक है ना। तो कोई भी कह रहा है कि कैसा गया पेपर, बाद में देखेंगे, ठीक है ना, क्यों दिमाग लगाए, इतना तो पेपर देते टाइम पे दिमाग नहीं लगाया, इतना बाद में एनालिसिस में, ठीक है ना। जानबूझ के 1-2 आ गए, ये पेपर देखा, ये तो मैंने पढ़ा था तभी आ गया, बोले तूने एक ही पढ़ा था, मैं तो सारे पढ़ के गया था, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों से बचें, ठीक है ना। अपने आप को शांत रखें, पेपर को होते ही बैग के अंदर रख दें, प्रॉपर लाइट अपना खाना खाएं, ठीक है ना, हेल्दी खाएं, कोई हो सके तो घर से कैरी कर सकते हो तो उस टाइप का कुछ लेके जाएं। नहीं तो फिर होता क्या है कि ज्यादा हैवी खाने से सीसेट में फिर थोड़ा सा नींद का भी वो रहता है बच्चे, ठीक है ना। बहुत से ऐसे बच्चे मिलते हैं, आप लोग भी कुछ ने जो पेपर दिया होगा तो फील किया होगा कि सीसेट में थोड़ी सी नींद आने लग जाती है। ऐसा टाइम होता है, होती भी गर्मी है, ऐसी जगह पे सेंटर आया होता है जहाँ पे आप पहली बार गए हो, वहाँ पे आपकी अभी आप तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया जगह बैठ के तैयारी कर रहे हो, लाइब्रेरी में बैठ के पेपर देने की हैबिट है, हो सकता है सेंटर के ऊपर वो फैसिलिटीज ना हो, तो वहीं पे दिमाग खराब हो जाता है। कई बार वहाँ पे आपको पानी की फैसिलिटी नहीं मिलती, दिमाग अननेसेसरी, मतलब ओवर एक्साइट होने की जरूरत नहीं। अपने आप को जितना हो सकता है शांत रखो, और ये सोचो कि बीच का जो समय है वो मेडिटेट करने का। आपका पेपर जैसा भी गया है बहुत अच्छा गया है। इस दौरान डिस्कशन करने से ना तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ना ही कम होंगे। अगर ऐसा पता चल गया इस दौरान कि जीएस में 2 क्वेश्चन आपने आते हुए गलत किए हैं, अगर ऐसा पता चल गया आपको ब्रेक में, तो क्या सिचुएशन होगी, उसका जो प्रेशर, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो अगले पेपर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो नहीं कि मैं मतलब इसका बदला लूंगा सीसेट में, इस टाइप से तो नहीं ना कि उनका भी हिसाब किताब करके रहेंगे, ठीक है। तो अपने आप को शांत रखें
प्रॉपर, उससे पहले प्रॉपर स्लीप लेनी है बच्चों एग्जाम से पहले, ठीक है ना। नहीं तो कई बच्चे क्या होते हैं, एक बार मुझे याद है कि कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था उस टाइम पे कि हिंदी मीडियम, जब सी सेट को क्वालिफाइंग बनाने की बात हो रही थी तो ये कह रहे थे कि भाई हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट वगैरह चाहिए, नहीं तो हम पेपर नहीं होने देंगे। तो इस दौरान मेरा एक बच्चा था, वो बहुत ही अच्छा बच्चा था, वो यहाँ से नहीं अदर स्टेट से था बच्चा, तो इस एरिया के बारे में इतना ज़्यादा वाकिफ नहीं था। वो सुबह 5 बजे, रात को सो नहीं पाया कि भाई पता नहीं कैसे सेंटर पे पहुंचेंगे, कैसे क्या होगा। हो सके तो पहले दिन देख लेना सेंटर वगैरह को, अगर हो सके तो आजू बाजू है तो, ठीक है ना। वो बच्चा 5 बजे ही निकल लिया वहां से। जब सेंटर पे पहुंचा तो सेंटर पे लॉक लगा हुआ था, तो वहां पे एक टाइम के बाद ही आपको एंट्री मिलती है, बहुत ज्यादा पहले जाने की जरूरत भी नहीं है। तो बच्चा वो वहां पे खड़ा रहा, वहां पे कुछ खाने पीने को था नहीं, काफी टाइम हो गया उसको। फिर जब वो कहीं कुछ खाने पीने के लिए इधर उधर सर्च करने लग गया तो वहां पे बहुत लंबी लाइन लग गई, तो इसकी वजह से वो बच्चा कुछ खा पी नहीं पाया, जीएस का पेपर उसने वैसे ही दे दिया। और बीच में जो 2 घंटे का 2.5 घंटे का ब्रेक हुआ, इस दौरान एक तो वही कुछ लोगों से पेपर डिस्कस कर लिया, ही वॉज वेरी शार्प स्टूडेंट, लेकिन कुछ 1-2 क्वेश्चन उसके गलत हो गए आते हुए, और फिर दबा के खा लिया। तो सी सेट के पेपर में जो उस बच्चे की मतलब हालत हुई, वो आके बताता है कि कई बार एग्जामिनर ने आके ही उसको बोला कि भाई हाँ हाँ कुछ कर लो, कुछ कर लो, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर स्लीप लो बच्चे, सबकॉन्शियस माइंड में। उस बच्चे को यही नहीं रियलाइज हो रहा था कि वो एग्जाम सेंटर में बैठा है कि अपनी लाइब्रेरी में बैठ के सो रहा है, ठीक है ना। तो आप प्रॉपर नींद रखना बच्चे, आपकी हेल्थ बहुत ही मतलब आपके लिए समझिएगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन आपकी हेल्थ ही है, ठीक है ना। इस दौरान जो आने वाला समय है, इस दौरान कई बच्चों की हालत हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं ओवर प्रेशर और एंजाइटी की वजह से। तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, आपकी हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप हेल्दी रहेंगे तो आपका आउटपुट और इनपुट दोनों चीजें बढ़ेंगी बच्चे, ठीक है ना। पेपर के दौरान सभी प्रश्नों का एक बार विजिट करें क्योंकि इजी क्वेश्चन छूट ना जाए, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लास्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। तो पहले आपको क्या करना है, सबसे इजी वाले क्वेश्चन जो होंगे वो पहली बार में मैंने अटेम्प्ट कर लेने हैं, फिर रिव्यू वालों पे जाना है। कोई इजी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, किसी भी प्रश्न में उलझने से बचें। हल नहीं हो तो उस प्रश्न को छोड़ दें, जैसा कि मैंने पहले बताया है, और अपने मजबूत पक्ष को पहले हल करें। जो एरिया आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है पहले उसको करें, बोनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, फिर उससे एक कॉन्फिडेंस पुश भी तो मिलता है ना, कि देखो आपने पहले आधे घंटे में अपना स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया या 40 मिनट में अपना स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया किया, और उसमें आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी भी 80% 90% रही है, तो अच्छा होता है, ठीक है ना। एक कॉन्फिडेंस आपका एक मोरल अपने आप ही बढ़ जाता है। उसकी बजाय कि किसी बच्चे ने ऐसा एरिया छेड़ लिया जो वो पहले छोड़ देता था, तो वहां पे ब्लंडर हो जाता है। फिर एक तो आपको आता नहीं, शुरुआत भी उसी से हो गई, टाइम खराब हो गया, किसने बोला था वो करने के लिए। तो जो भी स्ट्रेटजीज हैं बच्चे, वो एग्जाम से पहले आपको टेस्ट कर लेनी है कि वो स्ट्रेटजी आपके लिए काम करेगी कि नहीं करेगी। हर बच्चे के लिए अलग स्ट्रेटजी होती है। तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों की तरफ से अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो अभी उनके आंसर। हाँ हाँ जी बच्चे, जैसे कि प्रॉब्लम होता है ना कि इजी क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो क्या उसी समय इजी क्वेश्चन से जो भी सॉल्व किए वो OMR शीट उसी समय? देखो बच्चे, बहुत ही अच्छा पॉइंट पूछा है बच्चे ने, क्या सर मुझे OMR उसी टाइम पे फिल करनी चाहिए? जी। देखो बच्चे, ये आप पे डिपेंड करता है, वैसे तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है ना। OMR शीट में पूरा मत फिल करना, मैं ये बोलता हूँ। OMR शीट लेके उसमें ना थोड़ा सा टिक बना लेना, ठीक है ना। पूरा इतना भी नहीं उसको डार्क करना है, बाद में पता चले मान लिया आप अपना माइंड चेंज करना चाहें उस क्वेश्चन को लेके, आपने अटेम्प्ट कर दिया उस क्वेश्चन को, मान लिया थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज हुआ कि आपने तो उस क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करी है और आप चेंज करना चाहते हो, तो फिर थोड़ा सा इश्यू होगा। तो क्या करना है, आपने उसको थोड़ा सा लाइट वहां पे टिक कर देना है OMR के अंदर। और OMR शीट ऐसी गलती ना करे कि मैं लास्ट के 5 मिनट में OMR फिल करूंगा,
ठीक है ना। कम से कम आधा घंटा पहले जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं उनको आप OMR में फिल कर लें। नहीं तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो हड़बड़ाहट में, अगर आप आखिरी के 5 मिनट में फिल कर रहे हो बच्चे, हड़बड़ाहट में क्या हो सकता है कि आप सीक्वेंस थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि टाइम ही खत्म हो जाए और एग्जामिनर आपको फिल करने का टाइम ही ना दे, और आप जल्दबाजी में उसमें इतनी पेंसिल गाड़ दो कि वो फटी जाए, ठीक है ना, और आप चेंज करना चाहो आंसर तो भी आपके पास में ऑप्शन नहीं है। तो हल्का सा वहां पे टिक लगा लेना है, ठीक है ना। और एग्जाम से आधा घंटा पहले, अगर टिक इसलिए ताकि आपके पास में रहे कि भाई इस क्वेश्चन का ये है। कई बार आपको खुद भी रियलाइज होता है कि ये तो छठे क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने 7वां OMR फिल कर दिया है, आपको ऐसा फील होता है, ठीक है ना। तो वो हल्का सा लाइट रखना है आपको, ठीक है ना। जितना एग्जाम में कूल एंड कंपोज रहोगे उतनी परफॉर्मेंस बढ़िया जाएगी। जितना अननेसेसरी अपने ऊपर प्रेशर लेके जाओगे, प्रेशर लेने से आपका स्कोर बढ़ने से तो रहा बच्चे, वो उल्टा कम ही होगा, ठीक है। और जितना भी सीरियस होना, जितना भी मतलब प्रेशर लेना, वो टेस्ट सीरीज में लो। बच्चे उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज में इतने कूल एंड कंपोज रहते हैं कि वाह मतलब कौन है जो मेरी टक्कर में आएगा, ठीक है ना, इस टाइप से। और टेस्ट में जब एक्चुअल टेस्ट में जाते हैं तो ये सोचते हैं मेरी जगह कोई और चला जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप टेस्ट सीरीज को इतना सीरियसली दो कि जो एक्चुअल एग्जाम है वो आपको अपनी एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज जैसा लगे, ठीक है ना। अभी भी थोड़ा सा प्रेशर लेके दो टेस्ट सीरीज को, तो वहां पे इतना ही प्रेशर मेंटेन रहेगा। देखो बच्चे, प्रेशर तो आना है, मतलब टीचर के लिए ये कहना बहुत आसान है कि प्रेशर मत लो, प्रेशर मत लो, प्रेशर लेना पड़ेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस प्रेशर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो टेस्ट सीरीज में, या सीधा उसी दिन प्रेशर लेना चाह रहे हो। तो टेस्ट सीरीज में तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर लो, तो वहां पे प्रेशर थोड़ा सा कम आएगा। एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज की तरह आपको वहां पे बिहेवियर मिलेगा, बजाय इसके कि यहाँ पे बिल्कुल कूल और वहां पे एकदम फूल, ठीक है ना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि मैं आप लोगों की कुछ क्वेरीज को हैंडल करने में यहाँ पे सफल रहा। बाकी कल की क्लास में हम पिछले 5 वर्षों में जो लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आए हैं उनका हम टॉपिक वाइज यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इनवाइटेड हो, ठीक है।